एक बड़े से कमरे के बीचों बीच लगे बेड पर माही बड़े आराम से सो रही है। बहुत सुंदर बेड जिस पर सिल्क की चादर बिछी हुई है, कीमती फर्नीचर पड़ा है। दीवार पर माही का बहुत बड़ा पोस्टर लगा है। तभी एक लड़की उसके कमरे में आती है और खिड़की के पर्दे साइड पर कर देती है और वहीं एक तरफ होकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां चार लड़कियां और आती हैं, जिनमें से दो लड़कियों ने अपने हाथ में माही के पहनने के लिए ड्रेस पकड़ी हुई है। एक ने जूते, एक तौलिया पकड़ा हुआ है। सभी लाइन में एक तरफ होकर खड़ी हो जाती हैं। फिर वहां एक बुजुर्ग महिला आती है और माही को आवाज लगाते हुए कहती है, माही बेटा उठो, देखो कितना समय हो गया है। माही नींद में, दादी आप खुद ही देख लो ना, समय, मुझे उठाने की क्या जरूरत है, थोड़ी देर और सोने दो ना। दादी, बेटा उठोगी नहीं तो कॉलेज के लिए देर हो जाएगी। माही झटके से आंखें खोलते हुए, ओह कॉलेज, आज तो असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट है। दादी को गले लगाते हुए, दादी आप तो ग्रेट हो, आपको पता नहीं कैसे पता चल जाता है कि कब कहाँ मुझे आपकी ज़रूरत है। दादी, अच्छा बातें बनाना बंद करो और अपनी ड्रेस सेलेक्ट कर लो, वो सब कितनी देर से ऐसे ही खड़ी हैं। माही एक ड्रेस सेलेक्ट कर लेती है और उससे मैचिंग सारा सामान वे तैयार करके रख देती हैं और चली जाती हैं। दादी, अच्छा ये कॉफ़ी पियो और जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करवाती हूँ। माही, ओके दादी। दादी दरवाजे तक पहुँचती हैं और तभी उनका पैर फिसल जाता है। उनके मुंह से चीख निकलती है। माही उन्हें पकड़ने के लिए जैसे ही उठकर भागने लगती है तो उसकी खुद की चीख निकल जाती है। माही, जल गया, हमारा हाथ जल गया। दादी, हाय राम, ये नींद में चिल्लाकर कहाँ भागी जा रही है। माही मुंह में बड़बड़ करते हुए नींद में, और वह इधर उधर देखती है, वहां कुछ भी नहीं पड़ा होता। छोटा सा कमरा, कॉटन की चादर, बिस्तर बिखरा हुआ। वह आंखें फाड़े कमरे को देख रही है। दादी, ये आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे क्या देख रही हो, अपना कमरा नहीं देखा कभी, देखो तो कैसा हाल बना रखा है। इतनी बड़ी हो गई पर अभी तक एक काम करना नहीं आया। ये तो होता नहीं कि कुछ और ना सही अपना कमरा ही ढंग से संवार दे। माही, ये, पर वो सब कहाँ गया। दादी, क्या कहाँ गया। माही, हमारे कपड़े, जूते वगैरह। दादी, हे भगवान, इस लड़की को तो सपने देखने से फुर्सत ही नहीं है। तभी माही को अपने जले हुए हाथ का दर्द महसूस होता है तो वह फिर से चीखने लगती है, दादी बहुत दर्द हो रहा है। दादी घबराकर फटाफट से दराज में से बरनोल निकालकर उसके हाथ पर लगाती हैं और बड़बड़ाती जा रही हैं, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, समझ का तो नामो निशान नहीं है। तुम्हारी बुआ कह रही थी कि इसकी शादी कर दो, जैसे तुम्हारे हाल हैं, तुम तो अपने ससुराल में 2 दिन भी ना टिको। माही प्यार से अपनी दादी को देखती जा रही है और फिर उनके गले लगकर कहती है, इसीलिए तो समझदारी दिखाते नहीं हम दादी, आप तो हमें इस घर से चलता करने को तैयार हो। दादी, तो क्या मैं हमेशा जिंदा रहूंगी तुम्हारी देखभाल करने के लिए। माही, क्या दादी, आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं, पहले माँ छोड़कर चली गई, अब आप ऐसी बातें करके हमें दुख पहुंचाना चाहते हैं। जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। दादी, अरे रे, नाराज हो गई हमारी बन्नू, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। अच्छा ये बताओ कि आज कॉलेज नहीं जाना क्या। माही हड़बड़ाकर उठती है, जाना है, इतनी महत्वपूर्ण असाइनमेंट सबमिट करवानी है। दादी, तो जल्दी से तैयार हो जाओ। माही तैयार होकर और जल्दी से नाश्ता खत्म करके कॉलेज की ओर निकल जाती है। असाइनमेंट जमा करवाने के बाद घर वापस आते समय सड़क पर फिसलन थी तो उसकी स्कूटी फिसल जाती है और माही का नियंत्रण स्कूटी पर से खत्म हो जाता है और वह बचाओ कहते हुए गिर जाती है और उसकी स्कूटी एक लड़के विशाल से टकरा जाती है। दोनों गिर जाते हैं। लड़के को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वह उठता है और कहता है, मैडम, चीख मारने की बजाय अगर आप ब्रेक मारती तो ज़्यादा अच्छा रहता और हम गिरते नहीं। माही इस बात से चिढ़ गई, फिर भी उसने सॉरी बोला और स्कूटी उठाने लगी। उससे स्कूटी उठाई नहीं जा रही थी। विशाल ने कहा कि मैं उठा देता हूँ। माही गुस्से से, रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। विशाल उसके पीछे देखता है और कहता है, हम तुम्हारी फौज तो पीछे दिखाई नहीं दे रही है, लगता है भाग गई है। माही गुस्से से, हम मतलब अकेले हम। विशाल, हम, कह तो ऐसे रही हो जैसे कहीं की राजकुमारी हो। मैं बोलूँ, मैं।
माही, बाबा जी कहते हैं कि मैं अहंकारी व्यक्ति कहता है, हम अहंकारी नहीं हैं। इतना कहकर स्कूटी उठाकर चली जाती है। विशाल हैरान होकर उसे जाते हुए देखता रहता है और सोचता है कि कैसी लड़की है ये। फिर वह भी अपने घर चला जाता है। विशाल जब घर पहुंचता है तो उसके मामा जी घर पर ही होते हैं। विशाल अपने मामा जी के घर पढ़ने के लिए आया था। उसके मम्मी पापा दूसरे शहर में रहते हैं। वे सब बैठे चाय पी रहे हैं कि तभी घंटी बजती है। विशाल जैसे ही दरवाजा खोलता है तो घबरा जाता है और कहता है कि तुम बाबू। क्या साहब, कितने दिन हो गए, हिसाब नहीं चुकाया, पिछले साल का हिसाब बाकी है। विशाल, दे दूंगा, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ। तुम यहाँ घर पर क्यों आए हो? तुम्हें कहा था ना कि मैं खुद आकर दे दूंगा। बाबू साहब, 1 साल तो हो गया और कितना इंतजार करूं। विशाल, मैं 1 हफ्ता पहले ही यहाँ पर आया हूँ, तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। बाबू, मैं तो ऐसे नहीं जाने वाला, साहब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। विशाल, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ दुकान पर, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा और दोबारा घर पर मत आना। विशाल दरवाजा बंद करके वापस आता है तो मामा जी पूछते हैं कि कौन था। विशाल, कोई किसी का पता पूछ रहा था। चाय पीने के बाद विशाल घर से बाहर चला जाता है और सीधा पान सिगरेट वाली दुकान पर पहुंचता है। विशाल, क्या बात है चौरसिया, मैंने कहा था खुद ही हिसाब क्लियर कर दूंगा और तुमने इतने पैसे कैसे बना दिए और सिगरेट पीने लगता है। चौरसिया, पिछले साल के पैसे हैं बाबू, कितनी सिगरेट, कितनी कोल्ड ड्रिंक्स, सबका हिसाब लिखा हुआ है, देखना है तो देख लो, अपनी तरफ से मैंने कुछ भी नहीं जोड़ा। विशाल, ठीक है, थोड़े थोड़े करके चुका दूंगा, अभी मैं यहाँ पर ही हूँ, घर पर किसी को मत भेजना पैसे मांगने के लिए। अगले दिन से विशाल कॉलेज जाने लगता है। 20 सेशन में उसको एडमिशन बहुत ही मुश्किल से मिला। जाने मामा जी ने कितनी मिन्नतें की और विशाल की बुद्धिमत्ता को देखते हुए प्रिंसिपल ने उस पर यह एहसान कर दिया। विशाल मन ही मन सोच रहा है कि मुझे अब सारे बुरे काम छोड़ देने चाहिए और बहुत ही जिम्मेदारी से मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है ताकि मैं अपने माता पिता को गरीबी से बाहर निकाल सकूं। पर सिगरेट की लत तो धीरे धीरे ही जाएगी। बस विशाल ने ये किया कि उसने सिगरेट पीनी कम कर दी। कॉलेज पहुंचकर जैसे ही वह अपनी कक्षा में जाकर बैठता है तभी वहां माही आती है। विशाल उसको देखकर मन में सोचता है कि ये मेरी ही क्लास में है, पता नहीं अब क्या होगा। माही भी उसको देखकर त्योरियां चढ़ा लेती है। ऐसे ही अब रोज दोनों आते जाते मिल तो जाते लेकिन आपस में कोई बात नहीं करते। विशाल माही को देखकर अपना रास्ता बदल लेता और माही उसको देखकर अपनी नजरें घुमा लेती। एक दिन भूख लगने पर माही अपने कुछ दोस्तों के साथ कैंटीन जाती है। जैसे ही वह कैंटीन में प्रवेश करती है सामने विशाल अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा है। माही और उसके दोस्त बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। उनका नंबर आने पर माही और रितु काउंटर पर जाती हैं। माही अपने किसी फ्रेंड से बात करने लगती है। जैसे ही विशाल अपना ऑर्डर लेकर जाने लगता है माही उसे रोक कर कहती है कि ये हमारा ऑर्डर है। विशाल, नहीं, है हमारा ऑर्डर है और मैं लेकर जा रहा हूँ। लेकिन माही उसका हाथ पकड़ लेती है और सारे बर्गर और कोल्ड ड्रिंक विशाल के हाथ से छूट जाते हैं। विशाल को गुस्सा आ जाता है। तभी रितु आकर माही से कहती है कि ये तुमने क्या किया, हमारा ऑर्डर तो मैं लेकर जा चुकी हूँ, तुमने उनका खाना खराब कर दिया। विशाल गुस्से में, तुम अपने आप को समझती क्या हो, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देती हो। तुम्हें क्या लगता है कि सारी दुनिया में तुम ही सत्यवादी हो, बाकी सब तो झूठे धोखेबाज घूम रहे हैं। विशाल का बढ़ता गुस्सा देखकर माही उसे सॉरी बोलती है। विशाल, ऐसे काम करती ही क्यों हो जिसे सॉरी बोलने की नौबत आए। तब तक विशाल के मित्र भी वहां पहुंच जाते हैं। विशाल उनसे कहता है कि कितनी नकचड़ी और बदतमीज लड़की है ये, इसको बिल्कुल भी तमीज नहीं है। इसके दोस्त उसे कहते हैं कि चल छोड़ यार, और उसे लेकर कैंटीन से बाहर चले जाते हैं। कैंटीन में सबके सामने हुई बेइज्जती से माही क्रोध से भर जाती है और विशाल से बदला लेने का प्लान बनाने लगती है। थोड़े दिनों बाद उसे ये मौका मिलता है। वह अनजाने में विशाल से टकराने का नाटक करती है और उसकी जेब में सिगरेट का पैकेट रख देती है। जब प्रोफेसर कक्षा में आते हैं तो वह घबराकर प्रोफेसर से कहती है कि हमारी सोने की रिंग गुम हो गई है, हमने सब तरफ ढूंढ ली लेकिन नहीं मिल रही। प्रोफेसर सब बच्चों की तलाशी लेते हैं
विशाल की जेब से सिगरेट का पैकेट निकलता है। प्रोफेसर विशाल से, ये सब क्या चल रहा है? तुम लोग कॉलेज में पढ़ने आते हो या ये सब करने? पता नहीं आजकल के लड़कों को क्या होता जा रहा है। कहते हुए विशाल को प्रिंसिपल सर के ऑफिस में लेकर जाने लगते हैं। विशाल सर से बहुत मिन्नत करता है कि सर ये मेरा पैकेट नहीं है, लेकिन सर उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते। प्रोफेसर विशाल को प्रिंसिपल सर के पास चलने के लिए कहते हैं। तभी विशाल की नज़र माही की तरफ पड़ती है तो उसके चेहरे की कुटिल मुस्कान को देखकर वह समझ जाता है कि ये इसकी शैतानी है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कक्षा से बाहर चला जाता है। रितु माही से पूछती है, माही रिंग तो तुम्हारे हाथ में ही है, फिर तुमने सर से झूठ क्यों कहा? सिगरेट का पैकेट तुमने ही विशाल की जेब में रखा है ना, तुमने ऐसा क्यों किया? माही ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। इसने उस दिन कैंटीन में हमारी कितनी बेइज्जती कर दी। उस दिन से ये हमारी आंख की किरकिरी बना हुआ था, बस उसी का बदला लेना था। रितु, पर उसको कितना दुख हुआ, पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती हो गई। उसकी आंख में आंसू भी थे। माही उसे ये सब हमारी बेइज्जती करने से पहले सोचना चाहिए था। उधर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में प्रिंसिपल विशाल को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देते हैं। विशाल उनसे बहुत प्रार्थना करता है कि ये सब उसने नहीं किया, उसको फंसाया जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी कोई बात नहीं सुनते। अगला पीरियड उन लोगों का फ्री होता है। माही लाइब्रेरी चली जाती है, लेकिन रितु विशाल के दोस्त रजत के पास रुक जाती है। वे दोनों विशाल के बारे में ही बात करने लगते हैं। रजत, विशाल के साथ ये बहुत बुरा हुआ, मैंने उसे कभी सिगरेट पीते नहीं देखा, पता नहीं उसकी जेब में वह पैकेट कैसे आया। रितु, सच में विशाल के साथ माही ने बहुत बुरा किया। रजत एकदम से चौंक कर, माही ने क्या किया? अब रितु परेशान हो जाती है कि ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। मुझे रजत से ये बात नहीं करनी चाहिए थी, पर अब तो मुंह से निकल गई। अब तो रजत को सारी बात बतानी ही पड़ेगी। रितु सिगरेट के पैकेट की सारी सच्चाई रजत को बता देती है। तभी रितु के कंधे पर कोई हाथ रखता है, जिसे देखकर रितु घबरा जाती है। रितु को लगा कि कहीं माही तो नहीं आ गई, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखती है, वह उसकी दोस्त रिचा है। रिचा, क्या हुआ? तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारी चोरी पकड़ी गई हो। रितु अपनी घबराहट को छुपाते हुए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वह मैं और रजत अपनी ही बातों में खोए हुए थे। तुमने अचानक से पीछे हाथ रख दिया तो मैं डर गई। रिचा रजत को हाय कहती है और वहीं उनके पास बैठ जाती है। रितु, आज कितने दिनों के बाद कॉलेज आई हो, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रिचा, हाँ ठीक है, मामा जी के घर आई थी, ऐसे ही घूमने इसलिए। रजत रितु और रिचा की बातचीत में कोई भी बाधा न डालते हुए उनको बाय कहकर चला जाता है। रिचा, और सुना कैसा चल रहा है कॉलेज? माही कैसी है? रितु, ठीक है, माही लाइब्रेरी गई है। वे दोनों आपस में बातें करती हैं और तभी माही आ जाती है। वह भी रिचा को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वे सभी बैठकर हंसी ठिठोली करने लगती हैं। कॉलेज से घर जाते हुए माही रास्ते में विशाल और रजत को एक दुकान पर रुका हुआ देखती हैं। रजत विशाल को बता चुका है कि ये सब माही ने किया है। विशाल कुछ सोचने की मुद्रा में खड़ा है। उसके हाथ में सिगरेट है और वह सिगरेट पी रहा है। माही रितु से, ये सच में सिगरेट पीता है या मैंने पैकेट रखा इसलिए मुझे दिखाने के लिए पीने लग गया? पता नहीं, रजत तो कह रहा था कि ये सिगरेट नहीं पीता। माही, रजत, तुमने रजत से कब बात की? उसे बताया तो नहीं कि ये सब मैंने किया है? रितु घबरा जाती है, फिर भी अपने आप को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है कि नहीं, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। वह तो ऐसे ही रास्ते में किसी से बात कर रहा था तो मैंने सुन लिया। रितु, माही विशाल के साथ ये बहुत गलत हुआ। उसे 2 दिन के लिए कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। उसके मन पर क्या बीत रही होगी, वह क्या सोच रहा होगा तुम्हारे बारे में? एक तो वैसे भी उसने लेट एडमिशन करवाया है, ऊपर से तुम उसको परेशान कर रही हो। माही रितु की बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे शायद कहीं लगने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रजत विशाल से, तुम तो कह रहे थे तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया,
फिर क्यों पी रहे हो? विशाल, छोड़ तो दिया था, लेकिन क्या करूं? मामा जी को क्या बताऊंगा कि 2 दिन कॉलेज क्यों नहीं जा रहा? बस इसी परेशानी में उलझा हुआ हूँ। रजत, हाँ ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। तो फिर क्या सोचा तुमने? विशाल, अभी तो कुछ नहीं सोचा, मैं सोचता हूँ कुछ, चलता हूँ कहकर घर चला जाता है। विशाल सारा दिन खोया खोया सा रहता है। रात को भी उसने ढंग से खाना नहीं खाया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि मामा जी से क्या कहेगा। विशाल अपने मन में सोचते हुए, इस लड़की से जितना दूर रहने की कोशिश करता हूँ, उतना ही मुझे परेशान करने के लिए सामने आ जाती है। पता नहीं क्या करूँ इस लड़की का। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। अगले दिन देर तक सोया रहता है। मामा जी उसे उठाने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और पूछते हैं कि क्या बात है, आज कॉलेज नहीं जाओगे क्या? विशाल आंखें मलते हुए उठता है और कहता है, मेरे 3-4 प्रोफेसर 2 दिन छुट्टी पर हैं। कॉलेज जाकर पढ़ाई ढंग से नहीं होती, दोस्त पढ़ने नहीं देते। मैं सोच रहा था घर पर बैठकर ही पिछला सिलेबस कवर कर लूं। मामा जी, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, कहकर चले जाते हैं। 2 दिन विशाल घर से बाहर नहीं निकलता, अपने कमरे में ही बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है। 2 दिन बाद जब वह कॉलेज पहुंचता है, रजत विशाल से कहता है कि क्या सोचा है तुमने? क्या तुम इस बेइज्जती का बदला माही से लोगे? विशाल, नहीं, मैं बेवजह इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता, और ना ही मैं प्रिंसिपल और प्रोफेसर की नज़र में अपनी गलत इमेज बनाना चाहता हूँ। इस बार तो मामा जी को मैंने कुछ पता चलने नहीं दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बस सिर्फ पढ़ाई करना है और किसी फालतू बात की ओर ध्यान नहीं देना। कोशिश करूँगा कि उस लड़की से जितना दूर हो सके उतना ही दूर रहूँगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपनी कक्षा में चले जाते हैं। कक्षा में माही और ऋतु पहले से ही मौजूद हैं। माही, ऋतु, हमारे घर के पास जो बड़ा सा बंगला है, वह तुमने देखा है? ऋतु, हाँ देखा है, क्या हुआ? माही, कुछ नहीं, कल आंटी आए थे और मुझे अपने साथ अपने घर ले गए। क्या बंगला है, आलीशान बंगला है, बिल्कुल मेरे सपनों जैसा। कहते हुए माही की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। बहुत सुंदर बंगला है, हर तरह की सुविधा उस घर में मौजूद है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं अपने घर जाऊं। मुझे भी ऐसे बंगले में रहने का बहुत शौक है। ऋतु, ऐसे ही बड़े से बंगले वाले लड़के से शादी कर लेना। माही, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। दोनों हंसने लग जाती हैं। तभी उनको विशाल और रजत के आने की आहट सुनाई देती है और वे चुप कर जाती हैं। विशाल और रजत उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करते। क्लास खत्म होने के बाद अगला पीरियड माही का फ्री है। वह ग्राउंड की ओर जाने लगती है, तभी एक लड़का उसको आवाज लगाता हुआ उसके पीछे जा रहा। माही उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वह फिर से उसको आवाज लगाता है। माही क्रोधित हो जाती है। माही, क्या बात है, तुम लड़कों को लड़कियों के पीछे चक्कर लगाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? जब देखो लड़कियों के पीछे घूमते रहते हो। लड़का, और तुम्हें हर समय झगड़ा करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? ये तुम्हारा पर्स वहाँ गिर गया था, मैं वही देने आया था। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, कहकर गुस्से में चला जाता है। ऋतु, माही, तुम हर समय झगड़ा करने पर क्यों उतारू रहती हो? अपनी इस आदत के कारण तुम किसी न किसी दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। माही, क्या करूं, पता नहीं कैसे गुस्सा आ जाता है। ऋतु, तुम्हें पहले सामने वाले की बात अच्छे से सुननी चाहिए, फिर कुछ भी रिएक्ट किया करो। ये तुम्हारी आदत बहुत गलत है माही। थोड़ी देर बाद सभी को हॉल में इकट्ठा होने का अनाउंसमेंट सुनाई देता है। सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। तभी प्रिंसिपल सर हॉल में आते हैं। सब एकदम से चुप हो जाते हैं। प्रिंसिपल सर बहुत ही खुश हैं और वे एक जरूरी सूचना स्वयं सबको सुनाना चाहते हैं। सर, इस बार यूथ फेस्टिवल हमारे कॉलेज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इतने सालों में पहली बार हमें मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सबको मिलजुल कर सारा प्रबंध करना है और किसी भी तरह की शिकायत का मौका नहीं देना है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लग जाते हैं। प्रिंसिपल सर फिर आगे कहते हैं, सारे कंपटीशन की लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दी गई है। जो बच्चा जिस भी कला में रुचि रखता है, वह अपने नाम नीचे लिखे गए अध्यापकों को 2 या 3 दिन में लिखवा दे। माही जब घर पहुंचती है तो वह बहुत ही खुश है। उसकी दादी हॉल में ही बैठी हैं। दादी, क्या बात है, आज तो बहुत खुश हो, लगता है आज किसी से झगड़ा नहीं हुआ। माही, क्या दादी, हम आपको झगड़ालू लगते हैं? दादी कुछ नहीं कहती, बस मंद मंद मुस्कुरा देती हैं।
दादी, अच्छा बताओ किस बात से खुश हैं आप? माही, हमारे कॉलेज में यूथ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। दादी, अच्छा वह क्या होता है? माही उनको सारा विस्तार से समझाती है। समझाने के बाद माही उदास हो जाती है। दादी, क्या हुआ? अभी तो इतनी खुश थी, अब एकदम से उदास क्यों हो गई? माही, पर दादी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस कंपटीशन में भाग लूं। मुझ में तो कोई टैलेंट है ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दादी, सपने देखने का कोई कंपटीशन नहीं है, उसमें भाग ले लो। माही रुआंसी होकर कहती है, दादी जाइए, हम आपसे बात नहीं करेंगे। आप हर समय मेरा मजाक बनाते रहते हो। पापा कहाँ हैं? कब तक आएंगे? दादी मंद मंद मुस्कुराते हुए, शहर से बाहर ही गए हैं। तुम्हें पता तो है, अभी फोन आया था, कह रहा था 2-3 दिन बाद आऊंगा। तभी डोरबेल बजती है। माही दरवाजा खोलने के लिए जाती है। माही जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने विशाल खड़ा है। माही उसको आंखें फाड़कर बड़ी हैरानी से देख रही है। विशाल और माही दोनों के मुंह से इकट्ठे ही निकलता है, तुम? दादी भी वहां पहुंच जाती हैं। दादी अब उन दोनों को हैरानी से देख रही हैं। दादी माही को हिलाते हुए, आप जानती हैं इसे? कौन है ये? तभी विशाल कहता है कि माफ कीजिएगा, मैं ये कुरियर देने आया था, किसी अविनाश शर्मा जी का है। दादी, हाँ वह मेरे बेटे का नाम है, लेकिन वह तो घर पर नहीं है, मुझे दे सकते हो? आप एक दूसरे को जानते हो? माही, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है इसलिए। लेकिन माही अंदर से डर रही है कि कहीं वह दादी को मेरी सिगरेट की डिब्बी वाली शरारत के बारे में ना बता दे। दादी को जब पता चलता है कि विशाल माही के साथ कॉलेज में पढ़ता है, तो वो उसको अंदर आने के लिए कहती हैं, लेकिन विशाल ड्यूटी पर होने की बात कहकर वहां से चला जाता है। माही की सांस में सांस आती है। दादी, आपने उसको अंदर आने के लिए क्यों नहीं कहा? माही, दादी वह मेरा इतना अच्छा दोस्त भी नहीं है कि हम उसको अंदर आने के लिए कहते। दादी, अच्छा लड़का है, कॉलेज में भी पढ़ता है और साथ ही साथ अपने खर्चे के लिए नौकरी भी करता है। माही कुछ नहीं कहती, बस चुपी रहती है। अगले दिन से कॉलेज में एक अलग तरह की ही हलचल सी मची है, एक अलग ही चहल पहल है, क्योंकि कॉलेज में यूथ फेस्टिवल है। सब घबराए से तैयारियों में व्यस्त हैं। बहुत बच्चों की मेजबानी में डेकोरेशन में ड्यूटी लगा दी गई है और जो बच्चे कलाकार हैं वे अपने नाम अध्यापकों को लिखवा रहे हैं। हर तरफ एक अजीब तरह की भागम भाग मची हुई थी। किसी को संगीत का शौक है, कोई सितार वादन, कोई बीड़ा वादन, कोई तबला वादन, रंगोली, गीत संगीत, लोकगीत, शब्द गायन, प्ले, नृत्य आदि सब अपने अपने अध्यापकों की निगरानी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाटक तैयार करने के लिए जिस अध्यापक को नियुक्त किया गया है वे अलग कस्मकस में हैं। सर को उस प्ले की मेन हीरोइन नहीं मिली। कितनी ही लड़कियों ने ऑडिशन दिए, लेकिन सर को किसी में वो बात नजर नहीं आई। ऐसे ही परेशान उठकर बालकनी में आ जाते हैं और इधर उधर भागते हुए बच्चों को देख रहे हैं। उधर माही और ऋतु बातें करते हुए जा रहे हैं और माही थोड़ी सी उदास भी है। माही, ऋतु हमें भी किसी न किसी कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, लेकिन हम किस में पार्टिसिपेट करें? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, हमें तो कुछ भी नहीं आता। ऋतु, तू रहने दे, इस बार पहले कुछ सीख ले, अगली बार प्रयास कर लेना। माही निराश हो जाती है और इन्हीं विचारों में खोई हुई आगे बढ़ रही है कि सामने से आते हुए विशाल पर उसकी नजर नहीं पड़ती और वह उससे टकरा जाती है। वह गिरने लगती है कि विशाल उसको अपनी बाहों में पकड़ लेता है। माही को लगता है वह नीचे गिरने लगी है और वह विशाल की बाहों में आंखें बंद किए हुए है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वह तो नीचे गिरी ही नहीं। वह आंखें खोलकर देखती है कि उसे विशाल ने पकड़ लिया है। पूरा सीन फिल्मी सा लग रहा है। तभी माही सीधी हो जाती है और विशाल से थैंक्स कहती है। विशाल, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हर समय सपनों में ही खोई रहती हो। पूरे कॉलेज में तुम्हें और कोई नहीं मिलता टकराने के लिए। तुमने क्या मुझसे टकराने का रिकॉर्ड बनाना है? माही, हमारा ध्यान नहीं था, तो आप ध्यान रख लेते, आप पीछे हो जाते। विशाल, मैं क्यों पीछे हटूं, तुम ध्यान रखो। ऐसा कहकर उसे अपने हाथ से एक तरफ करके विशाल आगे बढ़ जाता है। माही चिढ़कर, देखा तुमने, हमने उसको थैंक कहा और उसने हमें किस तरह से बात की, कितना अकड़ू है। ऋतु, माही तुम क्यों नहीं समझती कि तुमने उसके साथ कितना गलत किया है? उसके बावजूद वह तुम्हारे साथ
कैसे सामान्य रह सकता है। पूरी क्लास के सामने उसकी कितनी बेइज्जती हुई है और 2 दिन तक उसे कॉलेज से निकाल दिया गया था। उसका कोई कसूर ना होते हुए भी उसे कितना कुछ सहना पड़ा था। मुझे तो ये लगता है कि तुम्हें अपनी उस गलती के लिए उससे माफी मांग लेनी चाहिए। सर ऊपर बालकनी में खड़े होकर ये सारा दृश्य देख रहे थे और उन्हें माही के रूप में उस प्ले की हीरोइन मिल जाती है। वे संदेश भेजकर माही को बुलाते हैं और उसे प्ले में भाग लेने के लिए कहते हैं। अंधा क्या चाहे दो आंखें। माही तो खुशी से उछली पड़ती है और रितु को पकड़कर झूमने लग जाती है। अध्यापक कहते हैं कि कल सुबह 7 बजे कॉलेज पहुंचना है और रोज रिहर्सल में भाग लेना है। एक दिन भी रिहर्सल छूटनी नहीं चाहिए। माही आज बहुत खुश है। घर जाकर वह दादी को भी सारी बात बताती है। अगले दिन सुबह सुबह ही माही कॉलेज पहुंच जाती है। वहां सभी पहुंच चुके हैं। विशाल को नहीं पता कि माही भी प्ले में भाग ले रही है। वह माही को देखकर सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। माही और विशाल प्ले के मेन हीरो और हीरोइन हैं। जैसे ही विशाल को पता चलता है वह हैरान हो जाता है। वह अपने दोस्त को कहता है कि इसको हीरोइन क्यों ले लिया, इसमें क्या टैलेंट दिख गया सर जी को। सर ये बात सुन लेते हैं और विशाल को एक तरफ ले जाकर कहते हैं कि हमें इस प्ले के लिए झगड़ालू स्त्री की जरूरत है। कल जब तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे देखा था मैंने, बस वही टैलेंट देखकर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और दोनों हंसने लगते हैं। सर सभी को उनके चरित्र समझाते हैं और डायलॉग से याद करने के लिए देते हैं। रिहर्सल के बाद माही विशाल के पास आती है और उससे अपने उस दिन की गलती के लिए माफी मांगती है। विशाल उसे कोई उत्तर नहीं देता और जाने लगता है। माही उसका हाथ पकड़ लेती है। हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते। विशाल ये क्या बचपना है माही, हाथ छोड़ो, मेरा सब देख रहे हैं। माही देखते हैं तो देखने दें, हम तब तक आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ नहीं कर देते। सब देख रहे हैं। इस ख्याल के डर से विशाल माही को कहता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया। माही ऐसे हम नहीं मानेंगे, पहले आप हमसे दोस्ती करें। विशाल माफी तक तो ठीक है लेकिन दोस्ती उसके लिए सोचना पड़ेगा। माही ठीक है सोच लीजिए, हम कब मना कर रहे हैं, पर दोस्ती तो आपको हमसे करनी ही पड़ेगी, कहकर चली जाती है। विशाल उसे जाते हुए देखता रहता है और सोचता है कि इसे समझाना तो बहुत ही कठिन है। अब ज्यादा समय साथ रहने के कारण माही विशाल की अच्छाइयों की ओर आकर्षित हो रही है, लेकिन विशाल उसके साथ ज्यादा खुलता नहीं। उसने अभी तक एक सीमा रेखा खींच रखी है। माही ही जब तक उसके साथ बात नहीं कर लेती है, लेकिन उसने अभी तक माही से कोई बात नहीं की है। एक दिन माही क्लरिकल ऑफिस में कुछ काम के सिलसिले में चली जाती है। पीछे से सब कैंटीन से खाना ऑर्डर करते हैं, जिसमें माही के लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया होता क्योंकि उन्हें नहीं पता कि माही कब आएगी। वह सब खा ही रहे हैं कि माही पहुंच जाती है। माही हमारे लिए कुछ भी नहीं मंगवाया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। माही कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों के साथ ही खा लेती हूँ। और वह विशाल के पास बैठकर उसकी प्लेट में से खाने लगती है। विशाल ये देखकर हैरान हो जाता है। माही उसको ऐसे देखकर पूछती है कि हमारे साथ खाने से तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है। विशाल हक्का बक्का सा, उसको कोई उत्तर नहीं सूझ रहा। बड़ी मुश्किल से वह कहता है कि नहीं तुम खा लो, मैंने तो खा लिया है, और उठकर चला जाता है। एक दिन विशाल रिहर्सल के बाद ग्राउंड की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। मौसम बहुत ही सुहावना है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। विशाल आसमान की ओर देखने लगता है। बादलों के टुकड़े इधर उधर जा रहे हैं जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। वह सीढ़ियों पर अधलेटा सा आसमान की ओर बादलों को इधर उधर जाते देखता रहता है। तभी आसमान बादलों की विशाल चादर से ढक गया, जैसे किसी ने धरती और आकाश के बीच के पट बंद कर दिए हों। विशाल ये सब देखकर बहुत ही रोमांचित हो रहा है। तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। इतने में माही विशाल के ऊपर छतरी की छांव कर देती है। विशाल आंखें खोलता है और उसे अपने पास खड़ा पाता है। विशाल उठकर बैठ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माही कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही इधर को आए, आपको यहाँ बैठे देखा तो आपके पास चले आए, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? विशाल के हाँ करते ही माही भी उसके पास बैठ जाती है। वे दोनों काफी देर तक चुप बैठे रहते हैं।
वर्षा तेज हो जाती है। विशाल, चलो यहाँ से, वर्षा तेज हो गई है। माही, नहीं, कुछ देर और बैठो, हमें यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। माही छतरी एक तरफ रख देती है। दोनों वर्षा में भीगने लगे। माही अपनी उंगलियों में अपने दुपट्टे को लपेटे जा रही है और विशाल उसकी इस हरकत को देखे जा रहा है। विशाल चुप्पी को तोड़ते हुए, माही चलो यहाँ से, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा। माही कोई उत्तर नहीं देती। उसे जैसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह कहती है कि जब भी वर्षा होती है तो हमें ऐसा लगता है जैसे आसमान धरती से न मिल पाने के विरह में व्याकुल होकर आंसू बहा रहा है और धरती के सीने को अपने आंसुओं से शीतल कर रहा है। विशाल माही की ओर एकटक देखता रहता है कि ये वही लापरवाह अल्लड़ सी लड़की है जिसे किसी की भावनाओं से कोई अंतर नहीं पड़ता। वह आज कैसी संवेदनशील बातें कर रही है। विशाल, माही तुम ठीक तो हो ना? क्या बात है, मुझे बताओ, आज कैसी बातें कर रही हो? माही, क्या आप हमें माफ नहीं करोगे विशाल? आपने अभी तक हमें अपना दोस्त नहीं बनाया। विशाल उठकर जाने लगता है, लेकिन माही उसका रास्ता रोक लेती है। माही, विशाल, आज तो हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको हमें कारण बताना ही होगा कि आप हमसे दोस्ती क्यों नहीं कर रहे। विशाल उसके चेहरे की मासूमियत में खोसा जाता है और कितनी ही देर उसको एकटक देखता रहता है, फिर हाथ बढ़ाकर उसे दोस्ती का आमंत्रण देता है। माही को तो जैसे मनचाही मुरादी मिल गई। वह हाथ ही नहीं मिलाती बल्कि विशाल के गले लग जाती है। विशाल, ठीक है, दोस्ती कर ली, अब तुम गले मत पड़ो, कहकर कॉलेज की तरफ भाग जाता है और माही उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगती है। विशाल से दोस्ती होने के कारण माही बहुत ज्यादा प्रसन्न है। वह रितु से मिलकर उसे बताती है कि विशाल ने उसे माफ कर दिया और उसके साथ दोस्ती कर ली। इसी प्रसन्नता में आज तुम्हें हमारी तरफ से ट्रीट, चलो कैंटीन चले। रितु, कैंटीन में मुझे ट्रीट नहीं चाहिए, बाहर किसी रेस्तरां में चलते हैं। माही, क्यों ना विशाल को भी साथ ले चलें। रितु, लेकिन उससे कहोगी क्या कि क्यों पार्टी दे रही हो? माही सोचते हुए, कह दूंगी कि आज हमारा जन्मदिन है। रितु, झूठ पकड़ा गया तो? माही, तेरा जन्मदिन है, कह देते हैं। रितु, नहीं, रजत को मेरा जन्मदिन याद है। माही हैरानी से, रजत को तुम्हारा जन्मदिन कैसे याद है? ये चक्कर क्या है? रितु शर्मा जाती है। माही, सच में तुमने बताया ही नहीं हमें, हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। पार्टी तो फिर अब तुम्हारी भी तरफ से ही बनती है। रितु, मैं भी पार्टी दे दूंगी, लेकिन आज तो तुमसे ही पार्टी लेनी है, हम दोनों ही चलते हैं। तभी वहाँ रजत और विशाल आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। माही और रितु हड़बड़ा जाते हैं। रितु, माही आज ट्रीट दे रही है, बस वहीं जा रहे थे। रजत, किस खुशी में दी जा रही है ट्रीट? रितु बात संभालते हुए, ऐसे ही बहुत दिनों से कहीं आउटिंग नहीं की थी और ये यूथ फेस्टिवल की वजह से हैक्टिक हो रखा है, इसलिए। रजत, ठीक है, हम भी चलते हैं। क्यों विशाल, क्या कहते हो? विशाल, भाई मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो जॉब पर जाना है। रजत, एक दिन की छुट्टी ले लो यार। विशाल, नहीं, रिहर्सल की वजह से वैसे ही कभी कभी बहुत देर हो जाती है तो बॉस बहुत गुस्सा करते हैं। माही विशाल के मना करने पर उदास हो जाती है। विशाल उसके उतरे हुए चेहरे को देखकर मान जाता है। चलो यार, आज एक दिन की माही के नाम पर छुट्टी कर लेते हैं। सब बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे पहले वे लोग एक रेस्तरां में जाकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब रजत कहता है कि विशाल, छुट्टी तो तुमने कर ही ली है, क्यों ना मूवी देखने चलें? रितु प्रसन्न होकर, हम भी चलते हैं। रजत, तुम लोग को घर नहीं जाना? रितु, अभी तो बहुत समय है, 1-2 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, घर पर फोन कर देते हैं। रजत, ठीक है, तो फिर चलो तुम लोग भी। माही, नहीं, मूवी नहीं चलना, कहीं और चलते हैं। सब उसे सवालिया नजरों से देखते हैं। लॉन्ग ड्राइव पर चलें? सब मान जाते हैं और वे सभी रजत की गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। रास्ते भर वे लोग खूब मस्ती मजाक कर रहे हैं। माही और रितु बातें करने में इतनी ज्यादा मसरूफ हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि रजत उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है। आधे घंटे बाद रजत शहर से बाहर नदी किनारे गाड़ी रोक देता है। रजत, नीचे उतरो सब लोग। रितु, ये कहाँ ले आए हमें? रजत, बाहर तो चलो, देखो तो सही, कितनी अच्छी जगह है। सब बाहर निकल आते हैं
और वहाँ की सुंदरता में खो से जाते हैं। नदी के किनारे बहुत खूबसूरत बगीचा बना है जिसमें रंग बिरंगे फूल लगे हैं। वहाँ पर तितलियां भंवरे मंडरा रहे हैं। थोड़ी दूर पर मंदिर भी बना है। बहुत से लोग वहाँ मंदिर में और नदी किनारे आ जा रहे हैं। माही को तो जैसे पंख लग गए हैं। माही ये नज़ारा पहली बार देख रही है। वह तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। भाग भाग कर सारे स्थान पर घूम रही है। माही बिल्कुल अल्लड़ सी लापरवाह, दीन दुनिया से दूर, अपनी ही मस्ती में, प्रकृति की सुंदरता में डूबी हुई इतनी मासूम लग रही है कि विशाल उसको एकटक निहारे जा रहा है। वह सोचता है कि ये तो वह माही बिल्कुल भी नहीं है जो मुझे कॉलेज में मिली थी। कितने रूप हैं इसके। विशाल तो माही की मासूमियत में खो सा गया है। विशाल माही को लगातार देखे जा रहा है। तब रजत को ये महसूस होता है तो वह कोहनी मारकर विशाल से कहता है कि ये क्या कर रहे हो, ऐसे क्यों देख रहे हो, आसपास कितने ही लोग हैं जो तुम्हें घूर रहे हैं। विशाल झेप जाता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। विशाल और रजत नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। तभी माही और ऋतु भी वहीं आ जाती हैं। ऋतु रजत से चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। ऋतु और रजत आइसक्रीम लेने चले जाते हैं। माही और विशाल वहां किनारे पर बैठे आपस में एक दूसरे के घर के सदस्यों के बारे में, एक दूसरे की पिछली जिंदगी के बारे में बातचीत करने लगते हैं। विशाल माही को बताता है कि उसके घर में माँ और पिताजी, वह यहाँ पढ़ाई के सिलसिले में अपने मामा जी के घर पर रहता है। और माही कहती है कि उसकी माँ की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। दादी और मेरे पापा ही हैं। पापा भी काम के सिलसिले में ज्यादातर शहर से बाहर ही रहते हैं। विशाल समय देकर बहुत देर हो गई है, चलो अब घर पर चलते हैं। माही और विशाल घर जाने के लिए उठते हैं। उधर ऋतु और रजत भी आइसक्रीम लेकर आ जाते हैं। वे लोग आइसक्रीम खाते खाते ही गाड़ी में बैठकर गाड़ी की ओर वापस चले आते हैं। माही आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है क्योंकि वह बहुत समय बाद बाहर घूमने गई है। घर पर आकर वह दादी को भी अपनी खुशी जाहिर करती है। अगले दिन से फिर वही कॉलेज का रूटीन शुरू हो जाता है। अब यूथ फेस्टिवल को 2 दिन ही रह गए हैं। सबको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। किसी को भी खाने पीने की सुध नहीं है। आज प्रिंसिपल सर के सामने स्टेज पर प्ले की रिहर्सल होनी है। जैसे ही माही को ये पता चलता है वह बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। वह तो खाना पीना छोड़कर डायलॉग्स रटने में लगी हुई है। विशाल जब देखता है कि माही ने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, वह खाना लेकर उसके पास जाता है। विशाल, माही खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। माही उसकी ओर बिना देखे ही कहती है कि हमें भूख नहीं है। विशाल, ऐसे कैसे भूख नहीं है, ऐसे ही भूखी रहकर स्टेज पर परफॉर्म करोगी तो सबके सामने चक्कर खाकर गिर जाओगी, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी। सब लोग सोचेंगे कि माही को एक्टिंग करना नहीं आता। माही भोलेपन से, सच में भूख तो हमें बहुत लगी है, पर ये कमबख्त डायलॉग बार बार भूले जा रहे हैं। हमसे तो घबराहट के मारे कुछ खाया नहीं जाएगा। विशाल, ठीक है, तुम डायलॉग याद करो, खाना मैं तुम्हें खिला देता हूँ। माही डायलॉग याद कर रही है और विशाल उसे खाना खिला रहा है। तभी विशाल उसे कहता है कि 2 मिनट आराम कर लो, देखो सब कैसे मस्ती कर रहे हैं। माही जैसे ही इधर उधर नजर दौड़ाती है, सभी घबराहट छोड़कर हंसी मजाक कर रहे हैं। वह भी एक पल के लिए अपनी घबराहट भूल जाती है। अब उसे थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। माही और विशाल बुजुर्ग दंपत्ति का रोल कर रहे हैं। इसी चरित्र के अनुरूप ही वे लोग तैयार हुए हैं। माही बूढ़ी औरत के भेष में पहचानी ही नहीं जा रही। रजत माही से कहता है कि माही चलो तुम्हारी पिक लेता हूँ। माही चारपाई पर बैठी है और उसने गोद में तकिया रखा है। जैसे ही रजत पिक खींचने लगता है तभी विशाल पीछे से आकर तकिया खींच लेता है और माही नीचे की ओर एक तरफ गिर जाती है। सभी उसे देखकर हंसने लगते हैं और वह विशाल के पीछे उसको मारने के लिए दौड़ती है। विशाल तो उसके हाथ नहीं आता। लेकिन अब परफॉर्मेंस का समय हो गया है। सब स्टेज पर चले जाते हैं। सर के सामने उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। अगले 4 दिन बहुत ही व्यस्तता भरे हैं। किसी को खाने पीने सोने तक की कोई सुध नहीं है। पूरा दिन भर अलग अलग तरह के कंपटीशन हो रहे हैं। इतनी व्यस्तता के कारण सब लोग बहुत थक गए हैं। कॉलेज की सेकेंड पोजीशन आने की वजह से प्रिंसिपल सर उनको 2 दिन की छुट्टी देते हैं।
2 दिन तो सबके आराम करने में ही निकल जाते हैं। जब तीसरे दिन माही कॉलेज पहुंचती है, रितु और रजत उसे बाहर ही मिल जाते हैं, लेकिन उसे विशाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वह रजत से पूछती है कि विशाल नहीं आया। रजत, विशाल अपने मम्मी पापा के पास गया है, वह 2 दिन बाद आएगा। माही उदास हो जाती है, पर फिर भी कुछ नहीं कहती और क्लास में चली जाती है। क्लास में भी उसका मन नहीं लगता। वह घर वापस आ जाती है। दादी उससे पूछती हैं कि इतनी जल्दी घर क्यों आ गई। माही, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वापस आ गए। दादी, आप अपने कमरे में आराम करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। माही, नहीं दादी, चाय पीने का मन नहीं है, हम बस सोना चाहते हैं, कहकर अपने कमरे में चली जाती है। माही को एक पल के लिए भी चैन नहीं पड़ रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा वह क्या करे। कभी सोचती है कि विशाल को फोन कर ले कि ना करे, लेकिन जब उससे रहा नहीं जाता तो वह उसे फोन करती है, लेकिन विशाल का फोन नेटवर्क एरिया से बाहर है, उसका फोन नहीं लगता। अगले दिन भी माही कॉलेज नहीं जाती। उसे विशाल के बिना कॉलेज में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तीसरे दिन वह बहुत प्रसन्नता से कॉलेज जाती है कि आज तो विशाल से मुलाकात हो ही जाएगी। कॉलेज पहुंचते ही वह विशाल को ढूंढने लगती है, लेकिन विशाल तो आज भी कॉलेज नहीं आया। वह मायूस हो जाती है। रितु से भी ढंग से बात नहीं कर रही, और जब भी बात कर रही है तो बस विशाल की ही बात कर रही है। रितु माही को देख देख कर हैरान हो रही है कि क्या ये वही माही है जो तूफान की तरह आती थी और जिसकी जुबान तलवार से भी तीखी थी, जो किसी की बात नहीं सुनती थी, आज कैसे शांत है और अपने आप में ही खोई हुई है। रितु और माही कक्षा में बैठे हैं, तभी प्रोफेसर अंदर दाखिल होते हैं। सभी बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं, लेकिन माही बैठी हुई है। उसे तो पता ही नहीं कि प्रोफेसर सर अंदर आ चुके हैं। रितु माही से, सर आए हैं माही। माही, विशाल आया है, कहाँ है विशाल। रितु, विशाल नहीं सर आए हैं। विशाल की कितनी याद आ रही है तुझे, कहीं तुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया। माही, पागल हो तुम, ये क्या कह रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस दोस्त है, इतने दिनों से नहीं मिला इसलिए उसकी याद आ रही है। रितु, दोस्त तो और भी बहुत हैं तुम्हारे, ऐसा याद तो तुमने कभी किसी को नहीं किया, मुझे भी नहीं। माही उसे कोई उत्तर नहीं देती। उधर विशाल अपने मामा मामी के घर में आराम से बैठा है। उसके मम्मी पापा भी उसके साथ आ गए हैं। विशाल अपने कमरे में बैठा है और बाकी सब लोग हॉल में बैठे हैं। तभी डोरबेल बजती है और मामी जी दरवाजा खोलने जाती हैं। माही मामी जी को नमस्ते कहती है, विशाल के बारे में पूछती है। मामी जी उसको अंदर लेकर आते हैं। सभी को नमस्ते करने के बाद वह बताती है कि वह विशाल की दोस्त है। मामी विशाल को नीचे आने के लिए आवाज लगाती हैं। विशाल नीचे आ रहा है। जैसे ही उसकी नज़र माही पर पड़ती है, घबराहट के मारे उसका पैर सीढ़ियों पर से फिसल जाता है। बहुत ही मुश्किल से वह अपने आप को संभालता है। विशाल कभी माही को, कभी अपने घर वालों की ओर बड़ी हैरानी से देख रहा है। उसके चेहरे का रंग हर पल बदल रहा है। उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। विशाल के पिताजी उसे गुस्से में घूर रहे हैं। विशाल से कुछ कहते नहीं बन रहा। वह अजीब सी कश्मकश में है। वह सोच रहा है कि माही यहाँ क्या करने आई है। तभी माही आगे बढ़कर उसे गले लगाकर हाय बोलती है। घर के सभी सदस्यों के मुंह हैरानी से खुले रह जाते हैं। बड़ी मुश्किल से विशाल के मुंह से निकलता है, माही ये क्या कर रही हो। तभी रजत उसको जोर से आवाज लगाता है, विशाल क्या हुआ, क्या कर रही है माही। विशाल की नींद खुल जाती है और उसे महसूस होता है कि वह सपना देख रहा था। रजत उसके पास ही कुर्सी खींचकर बैठ जाता है। हाँ तो बताओ क्या कर रही थी माही। विशाल झेपते हुए, कुछ नहीं यार, सपने में देखा कि माही घर आ गई है, बस इसलिए घबरा गया था। रजत, अरे अब तुम्हें सपने में भी माही आने लग गई, प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे। विशाल, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, वह तो दोस्त है, पता नहीं कैसे ख्यालों में आ गई। रजत, सब समझता हूँ मैं, ऐसे ही कोई सपनों में थोड़े ही आ जाता है। विशाल, अब तुम मेरी खिंचाई मत करो, प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस सिर्फ दोस्त है मेरी वह। तुमने सुनी थी ना उस दिन माही की बातें, माही के सपनों के राजकुमार में मैं कहीं भी फिट नहीं बैठता हूँ। रजत, अरे ये तो सब लड़कियों की कहने की बातें होती हैं, तुम उसे एक बार अपने प्यार का इजहार करके तो देखो। विशाल, अगर उसने इनकार कर दिया तो दोस्ती से भी हाथ धो बैठूंगा। रजत, तेरी ये परेशानी भी
मैं मिनटों में हल कर सकता हूँ। विशाल, वह कैसे? रजत, अगर तू कहे तो मैं ऋतु से माही के दिल का हाल जान लेता हूँ। विशाल, छोड़ ना यार, तुझे पता है ना, अभी तो मुझे पढ़ाई करके नौकरी ढूंढनी है, उसके बाद ही इन सब बातों की ओर मैं ध्यान दे सकता हूँ। छोड़ इस बात को, चल और बता, इधर कैसे आया? रजत, तेरे माही के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। तेरे यार ने नई गाड़ी खरीदी है, चलो घूमने चलते हैं। विशाल झट से उठ जाता है और दोनों नई गाड़ी में घूमने चले जाते हैं। विशाल, गाड़ी तो तुम्हारी बहुत सुंदर है यार, तेरा सही है, जमा जमाया बिजनेस है, तुझे तो किसी बात की कोई चिंता नहीं है, तू तो ऐस कर रहा है। रजत, तू भी चिंता छोड़ दे, अपने यार पर भरोसा रख, तेरी भी सारी चिंताएं दूर करने के लिए मैं बैठा हूँ। विशाल, तेरे जैसा यार तो किस्मत वालों को मिलता है, बस तू मेरे साथ रहना, परेशानियों से मैं फिर नहीं घबराता, कभी ऐसा कोई मौका मत आने देना कि हमारी दोस्ती टूट जाए। रजत, पहले तो ऐसा मौका नहीं आएगा, और अगर आया तो तुम्हारी दोस्ती पहले, बाकी सब बाद में। चल फिर, आज तुम्हारी सारी चिंताएं भी दूर कर देते हैं, अब इसके बाद तू बस मन लगाकर पढ़ाई करेगा। विशाल, क्या करने वाला है तू? रजत, बस देखता जा कि मैं क्या करता हूँ, ऐसा जादू करूँगा तुम्हारे दिलो दिमाग से सारी परेशानियाँ छूमंतर हो जाएंगी। ऐसा कहकर अपनी गाड़ी घुमा लेता है। विशाल, किधर जा रहा है? रजत, चुप करके बैठ जा, बस देखता जा। थोड़ी देर बाद एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जाकर रजत गाड़ी रोकता है और विशाल से कहता है, चलो आओ अंदर चलें। विशाल हैरान सा उस बिल्डिंग को देख रहा है। अब तो बता दे, ये कहाँ लेकर आ गए? ये हमारी कंपनी है, आओ तुम्हें अपनी कंपनी दिखाता हूँ और अपने पापा से भी मिलवाता हूँ। विशाल और रजत अंदर चले जाते हैं। रजत विशाल को कंपनी दिखाने के बाद अपने पापा के केबिन में ले जाता है। रजत के पापा, आज सूरज किधर से निकल आया है जो बेटा जी कंपनी में पधार रहे हैं? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? रजत, क्या पापा, आप भी मजाक करते हैं? ये मेरा दोस्त विशाल है, आपको बताया था ना, इसे ही मिलवाने के लिए आपके पास लाया हूँ। विशाल उनको प्रणाम करता है। रजत, पापा, इसकी पढ़ाई के बाद इसकी नौकरी का इंतजाम आपको ही करना है, याद है ना आपको? पापा, हाँ बेटा, तुम कुछ कहो और मैं याद ना रखूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वे सब आपस में बातें करने लगते हैं। पापा, अभी तो तुम लोगों का पढ़ाई करने का समय है, इसलिए तुम लोगों को अभी पढ़ाई पर ही ध्यान देना चाहिए। बाकी विशाल, रही तुम्हारी बात, तो तुम अपनी जॉब की चिंता मत करना, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही दूंगा। मन लगाकर पढ़ाई करो और अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करो। विशाल और रजत उन्हें प्रणाम करके बाहर चले जाते हैं। विशाल, यार तूने तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी मिनटों में हल कर दी, मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किस तरह करूं। रजत, यार दोस्त भी कहता है और इस तरह की फॉर्मेलिटीज भी करता है, चल छोड़ इस बात को, अब तू बता, कहीं और जाने का प्लान है? विशाल, नहीं, अब तो घर ही चलते हैं, सुबह कॉलेज भी जाना है और इतने दिनों से पढ़ाई भी नहीं की है, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। अगले दिन कॉलेज में माही और ऋतु लॉन में बैठे हैं। माही, ये ऋचा का क्या चक्कर है? ऋतु, क्यों, क्या हुआ? माही, पहले इतने दिनों के बाद कॉलेज आई, एक दो दिन आकर फिर से अब नहीं आ रही है। ऋतु, ऋचा को फोन करके देखती हूँ। माही, ये ठीक रहेगा, उसने तो कभी फोन करना ही नहीं है। अभी दोनों बातें कर रही थीं, तभी ऋचा उनके पास पहुंच जाती है। ऋचा, हाय, क्या हो रहा है, आज क्लास बंक की है क्या? माही, नहीं, आज सर नहीं आए थे इसलिए फ्री थे तो यहाँ बैठ गए। वैसे बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी हम तुम्हारे बारे में ही बातें कर रहे थे। ऋचा, अच्छा, क्या बातें कर रहे थे, मेरी चुगली तो नहीं कर रहे थे? माही, हाँ, तुम्हारी चुगली कर रहे थे, हम कह रहे थे कि ऋचा कितनी स्वार्थी है, मतलबी है, देखो चुहिया सी बनी घूमती रहती है। ये सुनकर ऋचा बनावटी नाराजगी दिखाते हुए, मैं चुहिया लगती हूँ तुम्हें? ठहर जा, भी बताती हूँ, कहते हुए माही को जैसे ही मारने लगती है। माही उठकर भाग जाती है। पूरे लॉन में दोनों भाग रही हैं। जब थक जाती है तो वापस वहीं आकर बैठ जाती है। तीनों के हंस हंस कर पेट दुखने लग जाते हैं। ऋतु, सच में कितने दिनों के बाद हम तीनों एक साथ बैठे हैं, अच्छा बता भी सही, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रही थी? ऋचा, बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, पापा मेरी शादी कराने पर तुले हुए थे, कितना झगड़ा हुआ, कितनी बहस हुई, इतनी मिन्नतें की कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ने दो, पर कोई असर नहीं हुआ।
फिर मामा जी के कहने पर पिताजी ने मेरी शादी को 3 साल के लिए टाला है। रितु और माही मुंह खोले हैरानी से उसको देख रहे हैं। रितु, इतना कुछ हो गया और तूने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? रिचा, कैसे बताती, कोई फोन भी नहीं था मेरे पास। रिचा, फोन भी पापा ने ले लिया था। रितु, पर एक बात समझ में नहीं आई कि उनको तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी क्यों थी? ऐसा भी क्या हो गया कि अभी के अभी तुम्हारी शादी करना चाहते थे? रिचा, बस कनाडा से रिश्ता आया था, पापा को लगा कि ये बहुत अच्छा रिश्ता है और बेटी अगर बाहर जाकर सेट हो गई तो बाकियों को भी वहीं बुला लेगी, बस इसीलिए पीछे पड़े थे। रितु, कमाल है, ऐसे कौन पापा करते हैं, अपने फायदे के लिए अपने बच्चों की खुशियों को कुर्बान कर दें। रिचा, चल छोड़ना, अब जो बीत गया। और सुनाओ, कॉलेज में क्या चल रहा है? इतने दिन मेरे बिना क्या किया? कॉलेज में माही और रितु उनको सारे कॉलेज की दास्तान सुनाने लग जाती हैं और यूथ फेस्टिवल के बारे में भी बताती हैं। रिचा, वाह कितना मजा किया तुम दोनों ने, मैंने मिस कर दिया ना सब कुछ। चलो कोई बात नहीं, अगली बार सही, सब मिलकर एंजॉय करेंगे। अभी वे सब बातें कर ही रही थीं कि विशाल और रजत भी आ जाते हैं। विशाल माही के सर पर हल्की सी चपत लगाते हुए, सारा दिन बैठी ही रहती है, पढ़ भी लिया करो। माही, पढ़ने के लिए तुमको रखा तो हुआ है, तुम करो पढ़ाई, हम तो तुम्हारे नोट से कॉपी कर लेंगे। सभी फिर से हंसने लग जाते हैं। विशाल, अच्छा मुझे पढ़ने के लिए नौकर रखा हुआ है तुमने? जाओ, इस बार मैं तुम्हें कोई नोट्स नहीं दूंगा। माही, तुमसे पूछकर थोड़े ही नोट्स लेंगे, हम अपने आप ही ले लेंगे, तेरी कॉपी में से ज्यादा भाव मत खाओ। अच्छा, इससे मिलोगे हमारी दोस्त रिचा। रजत तो रिचा को जानता है, लेकिन विशाल और रिचा को पहली बार मिला है, इसलिए दोनों एक दूसरे को हेलो कहते हैं। माही और विशाल आपस में बातें करने लग जाते हैं। रिचा इशारे से रितु से पूछती है कि इनका कोई चक्कर चल रहा है क्या? रितु इनकार में सिर हिलाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद विशाल सबसे कहता है वह लाइब्रेरी जा रहा है। माही, अच्छा रुको, हम भी चलते हैं। रितु, आज रहने दो ना, फिर कभी चली जाना। माही उसकी बात को अनसुना करते हुए विशाल के पीछे पीछे चली जाती है। माही, सबसे पहले तो ये बताओ कि इतने दिन आए क्यों नहीं और कोई फोन भी नहीं किया? विशाल, मैं अपने मम्मी पापा के पास चला गया था। माही, क्या वहाँ पर फोन नहीं चलते? विशाल, चलता है। माही, तो फिर किया क्यों नहीं? विशाल, क्यों करना चाहिए था? माही, हालचाल तो पूछ ही सकते थे। विशाल, चलो ठीक है, अगली बार जब जाऊंगा तब फोन कर दूंगा। माही, अच्छा है। दोनों लाइब्रेरी पहुंच जाते हैं। विशाल वहां बैठकर पढ़ने लगता है और माही इधर उधर देख रही है। विशाल उसकी ओर देखकर, तुम मेरी बॉडीगार्ड बनकर आई हो यहाँ, ऐसे खड़ी होकर इधर उधर क्या देख रही हो, पढ़ती क्यों नहीं? माही हैरानी से देखते हुए, हमें समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ें। विशाल, इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है, जिस सब्जेक्ट में कोई परेशानी है उसको पढ़ लो यहाँ। माही, लो कर लो बात, अब जिसमें है ही परेशानी उसको खुद कैसे पढ़े? कोई पढ़ाने वाला अगर मिल जाए, समझाने वाला मिल जाए तो फिर बात बने। विशाल, तुम हर बार टेढ़ी क्यों बोलती हो, सीधे नहीं बोल सकती कि इस टॉपिक में मुझे डिफिकल्टी है, समझा दो। माही, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, तुम क्यों नहीं समझ लेते? विशाल, अब तुम टेढ़ी के साथ रहकर मैं भी टेढ़ा समझने लगी जाऊंगा, चुपचाप आकर बैठ जाओ और बताओ क्या समझना है। माही इकोनॉमिक्स की किताब खोलकर कहती है, इसमें से जो कुछ भी समझाना है समझा दो। विशाल को एक तरफ गुस्सा आ रहा है, दूसरी तरफ हंसी भी आ रही है। विशाल हाथ जोड़कर माही से कहता है, देवी जी आप यहाँ से जाएं और अपने दोस्तों के साथ अपनी महफिल जमाएं, ना आप खुद पढ़ेंगी ना मुझे पढ़ने देंगी। माही, ये क्या बात हुई, हम कह तो रहे हैं कि हमें पढ़ाओ। विशाल, इतनी मोटी बुक है, क्या पढ़ाऊं तुम्हें, मुझे चैप्टर का नाम बताओ। माही, अच्छा 1 मिनट रुको, हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर समझना है। माही बुक में अपनी नजरें गड़ाते हुए कैटलॉग में से चैप्टर के नाम पढ़ते हुए सिर खुजाने लग जाती है। कोई भी चैप्टर नहीं आता, क्या करूं? विशाल उसकी परेशानी को समझते हुए कहता है कि अच्छा एक काम करते हैं, मुझे पता चल गया है कि तुम्हें इकोनॉमिक्स में दिक्कत है, मैं हर 2 दिन बाद एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाकर ले आऊँगा, तुम सबसे पहले उनको पढ़ लेना, जब तुम्हें ये समझ आ जाएंगे उसके बाद मैं उनको डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा। माही, ये ठीक है, खुश हो जाती है। विशाल,
अच्छा अब तुम जाओ, मुझे पढ़ाई करनी है। माही वहाँ से चली जाती है और मन ही मन खुश होती है। पढ़ाई करने का तो बहाना है, हमें तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना है। उधर रजत अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। ऋचा ऋतु से माही और विशाल के बारे में पूछती है। ऋचा, ये कौन है? पहले तो नहीं देखा। ऋतु, हाँ लेट एडमिशन करवाया है। ऋचा, तुम लोगों के साथ दोस्ती कैसे हुई? ऋतु, यूथ फेस्टिवल के दौरान ही हुई है। और वह ऋचा को माही विशाल के झगड़े और बाकी सब बातें बताती है। ऋचा, तुम्हारी और रजत की कहानी आगे बढ़ी कि नहीं? ऋतु, कहाँ यार, वह तो कुछ कहता ही नहीं। ऋचा सोचते हुए, हम तो जनाब से कहलवाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, सोचते हैं इस बारे में। अगले दिन विशाल पहले चैप्टर के नोट्स बनाकर ले आता है और माही को देकर कहता है, आज पढ़ लेना, कल मुझसे इसकी डिटेल समझ लेना। माही ठीक है कहकर अपनी कक्षा में चली जाती है। उधर ऋचा इस मौके की तलाश में है कि कैसे ऋतु और रजत की लव स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए। वह प्रतिदिन कितनी ही योजनाएं बनाती है और फिर उनको नकार देती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन सुबह सुबह जब ऋचा कॉलेज पहुंचती है, वह देखती है कि गेट पर ही रजत किसी से बात कर रहा है। वह बात करने में इतना मसरूफ है कि उसे ऋचा दिखाई नहीं देती। उधर से ऋतु भी आ जाती है। अब ऋचा के दिमाग में एक फुल प्रूफ प्लान उछाले मार रहा है और वह उसको क्रियान्वित करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि ऋचा का भाई मुंह बोला भाई उसे छोड़ने आया है। तो वह अपने भाई और ऋतु को एक तरफ ले जाकर उनको सारा प्लान समझाती है। उसके प्लान के मुताबिक ऋतु और उसके भाई केशव को आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दिखाना है। पहले तो ऋतु घबराकर मना कर देती है, लेकिन ऋचा के दबाव डालने पर वह तैयार हो जाती है। ऋतु और केशव आपस में हंस हंस कर बातें करने लग जाते हैं। ऋतु रजत को ऊंची आवाज में हेलो कहती है। रजत जैसे ही ऋचा की तरफ देखता है, उसकी नज़र ऋतु और केशव पर पड़ती है। ऋतु उसके साथ इतनी प्यार से बातें कर रही है कि रजत को गुस्सा आ जाता है और वह सीधा ऋतु के पास पहुंचता है। रजत, कौन है ये लड़का जिससे इतने प्यार से बातें की जा रही हैं? हमारे कॉलेज का तो नहीं लगता। ऋतु, हाँ तो कॉलेज के बाहर का फ्रेंड है मेरा। रजत, मुझे तो कभी नहीं बताया तुमने। ऋतु, तो क्या अब हर बात तुम्हें बताना जरूरी है? ऋचा, रजत समझा करो, ऋतु उसके साथ डेट पर जाने वाली है और तुम अब इस तरह बेसिर पैर की बातें करके उसका मूड खराब मत करो। रजत, मैं बेसिर पैर की बातें कर रहा हूँ और ये डेट पर इस लड़के के साथ जा रही है, ये बहुत ढंग की बात है। ऋचा, तो गलत क्या है इसमें? अभी तो उम्र है जाने की, अब नहीं जाएगी तो कब जाएगी? रजत, मैं कौन सा डेट पर जाने से मना कर रहा हूँ, पर कोई ढंग का लड़का भी तो होना चाहिए। शक्ल देखी है इसकी, छछुंदर लग रहा है ये। रजत की बात सुनकर ऋतु की हंसी निकलने वाली होती है। सारा प्लान चौपट होने के डर से केशव रजत का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहता है कि मेरी शक्ल जैसी भी है, ऋतु को पसंद है। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? जाओ अपना काम करो। माही और विशाल भी वहां पहुंच जाते हैं और ऋचा से पूछते हैं कि क्या माजरा है। ऋचा उन्हें चुप रहने का इशारा करती है। रजत एक पल खामोश होने के बाद ऋतु का हाथ पकड़कर, ऋतु आई लव यू, मैं बहुत समय से तुम्हें कहना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो रही थी, पर मैं अब और देर करके तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऋचा, माही और विशाल तालियां बजाने लग जाते हैं और ऋतु भी रजत को हाँ कह देती है। रजत केशव से, अब तुम यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, तुम्हारा पत्ता तो कट गया। केशव ऋचा की ओर देखता है। ऋचा, हाँ भाई जाओ तुम। अब सब ऋचा की ओर हैरानी से देखने लगते हैं। ऋचा उन सबको बताती है कि ये सब तो नाटक चल रहा था, तुम्हारे मुंह से ये प्रपोजल सुनने के लिए ये सब ड्रामा हमें करना पड़ा। ये मेरा भाई है और इसे मैंने ही ऋतु के साथ बातें करने का नाटक करने के लिए कहा था। ऋचा रजत से, पर तुम्हारे चेहरे का रंग देखने वाला था, लग रहा था जैसे अभी रो दोगे। रजत, अगर ऋतु उसके साथ चली जाती तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता, तुमने बचा लिया। हाँ ऋतु। सब हंसते हुए कॉलेज में चले जाते हैं। माही विशाल को प्यार भरी नजरों से देख रही है। ऋचा उसे कोहनी मारती है। माही ऋचा की तरफ देखने लग जाती है। माही, क्या बात है? ऋचा, लगता है अब तुम्हारी लव स्टोरी के लिए दिमाग चलाना पड़ेगा,
पर फ्री में दिमाग नहीं चलेगा, बादाम खिलाने पड़ेंगे। माही, तू रहने दे, मैं अपने आप देख लूंगी। ऋचा, हाँ बह तो तू देख ही रही है, मुझे पता है। दोनों हंसने लगती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी सबके दिन निकल रहे हैं। एक दिन माही घर पहुंचकर किताबें एक तरफ रखकर अपनी दादी को पकड़कर झूमने लग जाती है। माही, दादी आज हम बहुत खुश हैं। आपको पता है, विशाल ने हमारी इकोनॉमिक्स की सारी परेशानी को बहुत आसानी से हल कर दिया। उसने इतने अच्छे तरीके से हमें हर चैप्टर समझाया है कि हमारे टेस्ट में 94% मार्क्स आए हैं। दादी, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब उधर देखो कौन आया है। माही जैसे ही देखती है, उसके पापा अपने किसी मित्र की फैमिली के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। माही सबको नमस्ते कहती है। माही बहुत खुश होकर अपने पापा से मिलती है। माही, पापा इस बार तो आप बहुत समय बाद आए हैं, बहुत इंतजार करवाया आपने। अच्छा बताएं, हमारा सामान लाए हैं जो हमने आपको लिस्ट दी थी। माही एक सांस में सब बोल गई। पापा हंसते हुए, हाँ बेटा लाया हूँ, सारा सामान ऊपर तुम्हारे कमरे में ही रखवा दिया है। माही चहकते हुई अपने कमरे में चली जाती है। दादी, बचपना नहीं गया अभी इसका। सब हंसने लगते हैं। माही ऊपर कमरे में जाकर पापा द्वारा लाए हुए सामान को देखने लग जाती है और नीचे उसके पापा अपने मित्र के साथ बातें करने में मशगूल हो जाते हैं। मेहुल, माही के पापा अविनाश जी के मित्र रवि वर्मा का बेटा है। वह माही को देखता ही रह जाता है। मिस्टर वर्मा ये बात नोटिस कर लेते हैं, इसलिए वे अविनाश के दिल की बात जानने के लिए उससे वार्तालाप शुरू करते हैं। रवि वर्मा, और क्या करती है माही बिटिया? अविनाश कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। रवि वर्मा, भविष्य की क्या योजनाएं हैं उसकी? अविनाश, कुछ खास नहीं, पढ़ाई खत्म होते ही उसकी शादी करनी है। रवि वर्मा, मैं भी मेहुल के लिए कोई सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहा हूँ, कोई नज़र में हो तो बताना। अविनाश, ये भी कोई कहने की बात है, मैं अवश्य ध्यान रखूंगा। सब चाय पीते हैं। रवि वर्मा अविनाश जी को रविवार के दिन अपने घर डिनर पर बुलाते हैं और अविनाश जी से इजाज़त लेकर अपने घर चले जाते हैं। रवि वर्मा के जाने के बाद दादी अविनाश जी से कहती हैं, लड़का तो सुंदर है, तुम अपनी माही की बात क्यों नहीं चलाते? अविनाश जी, माँ बहुत अमीर लोग हैं ये, हम जैसे मिडिल क्लास घर में अपने लड़के की शादी क्यों करेंगे? दादी, बात करने में क्या हर्ज है? उसने भी तो मेहुल की शादी की बात तुम्हारे सामने छेड़ी है। हो सकता है कि वह आगे बढ़कर बात न करना चाहता हो। अविनाश जी, ठीक है, मैं पता करता हूँ कि उसके दिल में क्या चल रहा है। रविवार को सभी लोग मिस्टर वर्मा के यहाँ डिनर पर जाते हैं। माही तो उनके घर को देखकर हैरानी हो जाती है। बहुत बड़ा बंगला। गेट के अंदर दाखिल होते ही बीच में फाउंटेन लगा है। एक तरफ बहुत बड़ा लॉन है। अंदर से भी घर बहुत सुंदर बना है। माही तो सम्मोहित सी घर को देखती ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद रवि वर्मा मेहुल से कहते हैं, जाओ माही को अपना घर दिखाओ। मेहुल और माही दोनों घर देखने लगते हैं और साथ साथ में मेहुल माही से इधर उधर की बातें भी करता जा रहा है। मेहुल इतने अपनेपन से माही से बात कर रहा है कि माही को लग ही नहीं रहा कि वे पहली बार मिले हैं। वे पहली ही मुलाकात में एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल जाते हैं। ये सब देखकर रवि वर्मा अविनाश जी से कह ही देते हैं, इन दोनों को देखकर लगता है कि जैसे बहुत पुरानी जान पहचान हो लगता है। इन दोनों के विचार भी आपस में मिल गए हैं, तो क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। अविनाश और दादी जी अंदर से तो खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि हम एक बार माही से बात कर लें, उसके बाद आपको बताते हैं। डिनर के बाद सब लोग घर आ जाते हैं। माही का मूड अच्छा देखकर अविनाश जी माही से पूछते हैं, मेहुल कैसा लगा? माही लापरवाही से, अच्छा है, हंसमुख है। अविनाश जी, ऐसे नहीं, मैं सोच रहा था कि उसके साथ तुम्हारी शादी की बात चलाई जाए। माही हैरान होकर अपने पापा की ओर देखने लगती है। माही, पापा इतनी जल्दी क्या है हमारी शादी की? और फिर पहली ही मुलाकात में हम किसी के बारे में इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हैं? अभी तो हमें अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अविनाश जी, तुम्हारी पढ़ाई भी करवा ही देंगे, पढ़ाई में क्या रुकावट है? शादी के बाद क्या पढ़ाई नहीं हो सकती? और फिर तुम्हारा ही सपना है अच्छे बड़े घर में रहने का। अब जब ये अवसर मिल रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें इसे हाथ से जाने देना चाहिए। माही को सोचने लग जाती है।
माही को सोचते हुए देखकर अविनाश जी कहते हैं, ठीक है, तुम मुझे अभी उत्तर मत दो, सोच विचार कर उत्तर दे देना। अविनाश जी उठकर चले जाते हैं। अगले कुछ दिन माही के इसी पसोपेश में ही निकलते हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वह अपनी जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय कैसे ले। रह रहकर उसे विशाल का भी ख्याल आ रहा है, पर वह ये भी सोच रही है, हो सकता है ये हमारी एक तरफा भावनाएं हों। विशाल के मन में ऐसा कुछ हो ही ना। जब इतने दिन माही कॉलेज नहीं जाती तो रितु और ऋचा उससे मिलने उसके घर आ जाती हैं। माही अभी भी खोई खोई सी ही है, उनसे खुलकर बात भी नहीं कर पा रही। रितु उसकी इस हालत को देखकर उससे पूछती है, माही ऐसी क्या परेशानी आ गई है जो तुमने अपना ये हाल बना रखा है? इतनी खोई खोई सी क्यों हो? माही उन दोनों से अपनी कोई बात नहीं छुपाती, वह उसे सारी बात बता देती है। रितु और ऋचा भी सोच में पड़ जाते हैं। फिर ऋचा माही से कहती है कि विशाल के मन की बात तो तुम्हें जाननी ही पड़ेगी माही, तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। एक तरफ तुम्हारे सपने हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा प्यार। अब जब तुम इस दोराहे पर खड़ी हो तो तुम्हें बहुत सोच समझकर ही निर्णय लेना होगा। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें बताओ, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। माही, फिलहाल तो सबसे पहले विशाल के दिल की बात जाननी है। चलो फिर कल कॉलेज में मिलते हैं। वे दोनों बाय कहकर अपने अपने घर चली जाती हैं। अगले दिन माही कॉलेज पहुंचती है और विशाल से बात करने का मौका ढूंढती है, लेकिन पूरा दिन निकल जाता है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही कि वह विशाल से इस बारे में बात करे। ऋचा और रितु उसे हिम्मत देती हैं। ऋचा, माही ऐसे घबराने से या हौसला छोड़ने से बात नहीं बनेगी। तुम्हारी पूरी जिंदगी का सवाल है। तुम्हें अपनी शर्म छोड़कर विशाल से खुलकर इस विषय पर बात करनी होगी। माही थोड़ी देर सोचकर, ठीक है, कल बात करूंगी। ऋचा, अभी थोड़ा समय है, अभी क्यों नहीं बात करती? माही, नहीं, हम कल ही बात करेंगे, आज हमसे बात नहीं होगी। ऋचा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगले दिन माही बहुत हिम्मत बटोर कर विशाल से बात करने की तैयारी करके आई है, पर विशाल उसे पूरे कॉलेज में दिखाई नहीं दिया। वह मायूस होकर रितु के पास आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ है और वह इतनी ज्यादा हताश है कि रितु के क्या हुआ पूछने पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली, बल्कि वह फूट फूट कर रोने लगी। रितु उसे चुप कराते कराते स्वयं ही रोने लग जाती है। तभी ऋचा वहां पहुंच जाती है। ऋचा, क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रही हो? रितु से बताती है कि आज विशाल कॉलेज नहीं आया। माही सिसकियां लेते हुए, घर पर पापा भी हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम जल्दी से जल्दी उन्हें कोई उत्तर दें। ऋचा, कोई बात नहीं, एक दिन और टाल दो, कल बता देना, कल तो विशाल आएगा ही। रितु, रजत भी नहीं आया, नहीं तो उसी से पूछ लेते। रिया, अगर ऐसी बात है तो विशाल को फोन करके उसे थोड़ी देर के लिए कॉलेज बुला लो। रितु विशाल का नंबर डायल करती है, लेकिन वह नॉट रीचेबल हो रहा है। रितु, विशाल का फोन नहीं मिल रहा। रजत को फोन करती हूँ, कहकर रजत को फोन करती है, लेकिन उसका भी फोन स्विच ऑफ है। रितु गुस्से में, अगर किसी से बात ही नहीं करनी तो लोग मोबाइल खरीदते ही क्यों हैं? जरूरत के समय ये लोग कभी फोन नहीं उठाते। अब क्या किया जा सकता है? कल तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। अगले दिन भी विशाल कॉलेज नहीं पहुंचता। रितु रजत को अकेला ही देखकर उसके पास भाग कर आती है। रितु, रजत, विशाल को क्या हुआ है? वह कॉलेज क्यों नहीं आ रहा? तब तक माही और ऋचा भी वहां पहुंच जाती हैं। रजत, विशाल के पापा को परसों हार्ट अटैक आया था और उनकी एक साइड पैरालाइज्ड हो गई है। वह तो परसों ही उनके पास चला गया है और मैं भी उसके साथ ही चला गया था। रितु, माही और ऋचा एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। रितु, अच्छा, लेकिन अब वह कब आएगा? रजत, मुझे नहीं लगता कि वह वापस कॉलेज पढ़ने के लिए आएगा। माही की सोचने समझने की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास अपने पिता के हाँ कहने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसके हाँ कहते ही पिताजी और सब लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त हो गए। 2 महीने कैसे निकले किसी को पता ही नहीं चला। शादी के बाद नई नई गृहस्थी, नई नई जिम्मेदारियां, घूमना फिरना, इन सब में 4 महीने झट से निकल गए। मेहुल और माही दोनों ही अपनी नई जिंदगी का खूब आनंद ले रहे थे। कभी कभी माही को विशाल की अगर याद आ भी गई तो उसके साथ संपर्क करने का कोई जरिया ना था। रितु और ऋचा को भी
विशाल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बस इतना ही पता चला कि वह उसके पिताजी की मौत के बाद उस शहर को छोड़कर अपनी माँ के साथ पता नहीं कहाँ चला गया है। वैसे भी विशाल के बारे में ज्यादा सोचकर माही अपनी नई जिंदगी में दिक्कतें नहीं पैदा करना चाहती थी। माही को ये लगने लग गया था कि शायद विशाल के प्रति ये उसका आकर्षण ही था। एक शाम को मेहुल, माही और मेहुल की मम्मी तीनों हॉल में बैठे आपस में गपशप कर रहे हैं। मेहुल के पापा रवि वर्मा किसी डीलर से मिलने के लिए सोलन गए हैं। तभी मेहुल को पापा का फोन आता है और वे उसे तुरंत सोलन बुलाते हैं। वे कहते हैं, अभी के अभी सोलन के लिए निकलो, यहाँ पर हिसाब किताब में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, तुम जल्दी से यहाँ पहुँचो। मेहुल गाड़ी लेकर सोलन के लिए निकल जाता है। माही को न जाने कैसी अनजानी सी चिंता हो रही थी। वह हॉल में इधर उधर चक्कर काट रही थी। मेहुल की मम्मी ने उसे चिंता न करने के लिए कहा, लेकिन माही अपना डर व्यक्त नहीं कर पा रही थी। वे दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं। करीब 2.5 घंटे बाद मिस्टर रवि वर्मा का फोन आता है और वे पूछते हैं, मेहुल वहां से चला क्यों नहीं? मम्मी, मेहुल तो उसी समय निकल गया था, अब तक तो वहां पहुंच गया होगा, आप उसे फोन करके पूछें। रवि वर्मा गुस्से में, तुम मुझे क्या पागल समझती हो? सबसे पहले मैंने ही उसे कॉल किया था, लेकिन उसका फोन मिल नहीं रहा है, इसीलिए तुमसे पूछने के लिए फोन किया है। मम्मी, अगर वहां नहीं पहुंचा तो फिर रास्ते में कहीं रुक गया होगा, पहुंच जाएगा, आप चिंता ना करें। लेकिन माही अब और ज्यादा घबराने लग जाती है। करीब 1 घंटे बाद मिस्टर वर्मा का घबराई आवाज में फिर से फोन आता है। वे फोन पर बात करने की स्थिति में भी नहीं हैं। फोन पर ही वे फूट फूट कर रोए जा रहे हैं। मम्मी घबराते हुए, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हैं? आप बताइए क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए मिस्टर रवि वर्मा कहते हैं कि मेहुल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और गाड़ी समेत ही वह खाई में जा गिरा। गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन बॉडी अभी तक नहीं मिली। माही ये खबर सुनते ही बेहोश हो जाती है। होश आ जाने पर वह अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में बेहोश होने से पहले की घटनाएं घूम जाती हैं और वह एकदम मेहुल कहकर उठ जाती है। तभी उसके पापा और दादी उसके पास पहुंचते हैं। दादी तो बस रोए ही जा रही हैं। माही रोए जा रही है और कह रही है, मुझे मेहुल के पास जाना है। पापा अपने आप को संभालते हुए उसे कहते हैं, मेहुल के पास जाना अब संभव नहीं है, वह तो वहां चला गया जहां से कोई वापस नहीं आता। माही, लेकिन मैं मेहुल के पास जाना चाहती हूँ, मुझे वहां जाना ही है। पापा रोते हुए बाहर चले जाते हैं। दादी, बेटा इस तरह परेशान हो जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें अब अपने बच्चे के लिए जीना होगा। माही दादी की ये बात सुनकर अचंभित रह जाती है। उसके मुंह से निकलता है, बच्चा? दादी, हाँ बेटा, तुम प्रेग्नेंट हो। माही ऊंचे ऊंचे रोने लग जाती है। पापा और दादी बहुत ही मुश्किल से उसे संभालते हैं। फिर जब माही अपने घर वापस जाती है, मेहुल की मम्मी और पापा कोई उससे बात तक नहीं करते। वे माही को पूरी तरह नजरअंदाज करते हैं, जैसे जो कुछ भी हुआ वह सब माही की वजह से ही हुआ हो। माही अंदर से पूरी तरह से टूट जाती है। सुबह से शाम हो जाती है, कोई उससे मिलना तो दूर, उसे चाय पानी खाने के लिए भी नहीं पूछा जाता। पापा भी उसके पास ही हैं। ये सब देखकर और ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अभी वह इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझते। इसलिए वे रवि वर्मा से इजाजत लेकर माही को अपने साथ घर ले आते हैं। क्योंकि मेहुल की डेड बॉडी नहीं मिली है, तो ये विश्वास करना भी मुश्किल है कि उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन माही के अलावा ये बात सब मान चुके हैं। माही सारा दिन गुमसुम सी बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती, कभी अपने आप ही रोने लग जाती है और अपने आप ही चुप हो जाती है। इसी तरह 15 दिन निकल जाते हैं। अविनाश जी अपनी माँ से कहते हैं कि मैं माही के ससुराल जाकर वहाँ का माहौल पता करके आता हूँ, फिर माही को वहाँ छोड़ने भी जाना है। जब वे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ घर पर ताला लगा है। आसपास में पूछते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वह तो उनका घर है ही नहीं। यहाँ पर तो वे लोग किराए पर रहते थे। वे तो 10 दिन पहले ही ये घर छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए हैं। जब अविनाश जी रवि वर्मा को फोन लगाते हैं
तो उनका फ़ोन भी नहीं मिलता। वे अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब दादी को ये बात पता चलती है, दादी जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो जाती है। माही और अविनाश जी के ऊपर तो दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। अविनाश जी तो खुद बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, लेकिन माही के बारे में सोचकर अपने आप को उन्होंने बहुत ही कठिनाई से संभाला है। माही दादी के बहुत ही करीब थी। दादी की मृत्यु ने उसे बिल्कुल ही चुप करा दिया। सूनी आंखों से वह शून्यता और एकटक ऐसे ही निहारती रहती है। माही की स्थिति जब अकेले रहने वाली नहीं है, तो उसके पापा भी इस हालत में उसका ध्यान कैसे रख सकते हैं। उसकी ऐसी हालत को देखते हुए बुआ जी उसे अपने साथ कोलकाता ले जाती हैं और अविनाश जी भी अपना घर बार बेचकर अपनी बहन के पास ही चले जाते हैं। निश्चित समय पर माही एक बेटी को जन्म देती है। उसकी बेटी की सूरत बिल्कुल माही जैसी है, पर वह शारीरिक रूप से थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि इस दौरान माही ने अपनी सेहत की ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, जिसका असर उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर पड़ा। उसे बहुत ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है। डॉक्टर और बुआ जी माही को बच्चे की देखभाल बहुत ध्यान से करने के लिए निर्देश दे रहे हैं। माही जब बच्ची को देखती है, तब उसके चेहरे की मासूमियत में इतना खो जाती है कि अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। वह अपने आप से एक वादा करती है कि मुझे अब इस बच्चे की जिंदगी और उसकी परवरिश को ही प्राथमिकता देनी है। किसी भी फालतू बात का मैं अपने ऊपर असर पड़ने नहीं दूंगी। वह बच्ची को बहुत समय तक अपने गले से लगाए रखती है। बुआ जी जब उसे ऐसे देखती हैं, तो उनके चेहरे पर संतोष के भाव आ जाते हैं। वे अविनाश जी से कहती हैं, जो हम इतने समय से माही को समझा नहीं सके, इस बच्ची ने बिना कहे ही अपनी मासूमियत से इसको सब समझा दिया। हो सकता है माही के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग जाए। अविनाश जी भी बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। माही ने अपने आप को बच्ची की परवरिश तक ही सीमित कर लिया है। वह बच्ची उसकी अब पूरी दुनिया बन गई है। इतनी छोटी सी उम्र में माही ने बहुत दुख तकलीफ सह ली है कि वह अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो गई। उसकी सोच में भी काफी परिवर्तन आ गया। अब वह ये मानने लग गई कि हमें सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहिए। वास्तविकता सपनों से अलग होती है। सपने कभी पूरे होते हैं और कभी नहीं पूरे होते हैं। इसलिए वह अपनी बच्ची का पालन पोषण वास्तविकता के धरातल पर ही करना चाहती है। इसी तरह समय निकल रहा है और माही की बेटी मीसा 7 साल की हो चुकी है। जब से मीसा स्कूल जाने लगी, तब से माही के पास भी समय होने के कारण वह भी अपने लिए एक नौकरी ढूंढ लेती है। माही मीसा को रोज शाम को पार्क में ले जाती है। बुआ जी भी उसके साथ कभी कभी चली जाती थी, लेकिन जब उनकी मित्रता कुसुम जी से होती है, तो वे रोज पार्क में जाने लग जाती हैं। बुआ जी और कुसुम जी की जान पहचान घनिष्ठता में बदल जाती है। कुसुम जी माही को अपनी बेटी की तरह मानने लग जाती हैं। जब माही की पिछली जिंदगी के बारे में कुसुम जी को पता चलता है, तो उन्हें बहुत दुख होता है। एक बार कुसुम जी ने जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने घर में पूजा रखवाई है। वे बुआ जी और माही को भी आमंत्रित करते हैं। माही को कुछ काम है। वह बुआ जी और मिसा को पहले ही भेज देती हैं और कहती हैं कि बाद में आ जाएगी। बुआ जी और मिसा पूजा में बैठे हैं। पूजा समाप्त हो जाती है, लेकिन माही अभी तक वहां नहीं पहुंची। बुआ जी माही का इंतजार कर रहे हैं। थोड़े समय के बाद मिसा मचलने लगती है और मम्मी मम्मी कहने लगती है। बुआ जी को वह तंग कर रही है। बुआ जी से उसके पीछे पीछे भागा नहीं जा रहा। इधर उधर भागते हुए मीसा हॉल में कुसुम जी के बेटे की तस्वीर को देखकर रुक जाती है। बुआ जी भी उसके पास पहुंच जाती हैं। कुसुम जी, ये मेरे बेटे राजू की तस्वीर है। वह इंस्पेक्टर है। अभी उसकी पोस्टिंग दिल्ली में हुई है। बुआ जी, शादीशुदा है? कुसुम जी, नहीं, अभी उसकी शादी नहीं हुई। बातें करते करते हुए वे लोग सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। बुआ जी, आप यहाँ अकेले क्यों रहती हैं? आप भी उसके पास ही चले क्यों नहीं जाती? कुसुम जी, अब इस उम्र में इतनी भागम भाग मुझसे नहीं होती और यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं। सबके साथ प्रेम और मित्रता का संबंध बना है। अब हर जगह जाकर ऐसा संबंध नहीं बनाया जा सकता। बुआ जी, ये तो आप सही कह रही हैं। इतने में ही माही आ जाती है और वह देरी से आने के कारण कुसुम जी से माफी मांगती है। वे 5 मिनट रुककर वापस चले जाते हैं। घर पहुंचकर बुआ जी माही से कहती हैं, तुम इतनी देर से क्यों आई?
वे कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। माही, मैं तो जल्दी निकलने वाली थी, लेकिन ऋचा का फोन आ गया। बुआ जी और अविनाश जी उसकी बात को ध्यान से सुन रहे हैं। बुआ जी, क्या कह रही थी ऋचा? माही, 1 हफ्ते बाद ऋचा की शादी है, उसी का निमंत्रण दे रही थी। अभी दिल्ली में है वह। बुआ जी, फिर कब जाना है तुमने? माही, पहले तो मैंने मना कर दिया था, लेकिन वह जिद करने लगी और बात ना करने की धमकी देने लगी, इसलिए मुझे हाँ करना पड़ा। बुआ जी, ये तो अच्छी बात है, थोड़ा सा घूम आओगी तो मन बहल जाएगा। अविनाश जी बुआ को इशारा करते हैं। बुआ जी आगे कहते हैं, माही, अब तुम्हें भी अपनी पिछली बातें भूलकर आगे के बारे में सोचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें भी अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। माही क्रोधित होकर, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बैठती नहीं, कोई बात नहीं करती। आप जब देखो मुझसे मेरी शादी के बारे में ही बात करते रहते हैं। अविनाश जी, तो इसमें गलत क्या कहते हैं? तुम्हारे भविष्य के बारे में सोचकर उसकी चिंता करते हैं, इसीलिए कहते हैं। अब हम सारी जिंदगी तो बैठे नहीं रहेंगे तुम्हारी देखभाल करने के लिए। बुआ जी, ऋषभ के बारे में भी तो सोचो, वह वहाँ बेंगलुरु में अकेला रहता है। मुझे तो इसी बात की चिंता लगी रहती है कि वह वहाँ किस तरह से सारी प्रबंध करता होगा। ऋषभ बुआ जी का बेटा बेंगलुरु में जॉब करता है और वहाँ पर अकेला रहने के कारण बहुत बार बुआ जी को वहाँ बुला चुका है, लेकिन माही की वजह से बुआ जी हर बार टाल मटोल कर देती हैं। माही, आप ऋषभ की शादी कर दें। बुआ जी, कैसे कर दूं उसकी शादी? उसकी भी तो जिद है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगी वह शादी नहीं करेगा। माही वहां से उठकर चली जाती है। बुआ जी निराशा से अविनाश जी की ओर देखती हैं। अविनाश जी, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, किसी ना किसी दिन मान ही जाएगी। माही ने शादी पर जाने का मन बना लिया है, इसलिए 2-3 दिन तो शॉपिंग में ही निकल जाते हैं और शादी से 2 दिन पहले उसका दिल्ली में पहुंचना जरूरी है, नहीं तो ऋचा नाराज हो जाएगी। माही बुआ जी के साथ दिल्ली जाने के लिए निकल जाती है। अविनाश जी काम के सिलसिले में कोलकाता ही रुक जाते हैं। दिल्ली में जब वह ऋचा के घर पहुंचती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। घर पहुंचने पर उसका स्वागत रितु और रजत करते हैं। इतने लंबे समय बाद रितु और रजत को देखकर माही की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह जाती हैं। माही कितना ही समय रितु के गले लगी रहती है। ऋचा भी पीछे से आकर उनको पकड़ लेती है। माही, ऋचा, तुमने रितु और रजत के बारे में क्यों नहीं बताया? ऋचा, अगर पहले से ही बता देती तो तुम्हारे चेहरे की ये खुशी कहाँ देख पाती। माही, ऋचा और रितु अब तीनों आपस में बैठकर बातें करने लगी कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। रजत वहाँ अकेला बोर हो रहा है। रितु ऋचा से, तुम्हारे पिताजी तो तुम्हारी शादी सबसे पहले कराना चाहते थे और तुम ही सबसे लास्ट में शादी कर रही हो। ऋचा थोड़ी देर सोचकर, कहना तो नहीं चाहिए, पर माही के साथ जो कुछ भी हुआ उससे पापा को बहुत दुख पहुंचा और उन्हें एक सबक भी मिला। उन्होंने सीखा कि पहले लड़कियों को अपने आप को आर्थिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाना चाहिए, तभी उनकी शादी करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुझसे शादी करने की बात ही कहना छोड़ दिया। तभी मीसा माही से आकर कहती है कि उसे भूख लगी है। माही उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने चली जाती है। जब वह वापस आती है तो मीसा किसी लड़के की गोद में है और उसके साथ बहुत ही ज्यादा खुश होकर खेल रही है। बुआ जी भी उसके पास ही बैठे हैं। माही सोच रही है कि ये कौन है जिसके साथ मीसा इतना घुल मिल कर बात कर रही है और बुआ जी भी उसे कुछ नहीं कह रही। तभी मीसा की नज़र माही पर पड़ती है। मम्मी, इधर आओ। माही मुस्कुराते हुए उसके पास जाती है। इतने सालों बाद विशाल को देखकर माही आश्चर्यचकित रह जाती है और उसके मुंह से निकलता है, विशाल, तुम यहाँ? विशाल हंसते हुए, हाँ भाई, मैं भी तो तुम लोगों का ही दोस्त हूँ, भूल गई क्या? मुझे भी ऋचा ने अपनी शादी में आमंत्रित किया है। माही फीकी सी हंसी हंस देती है। बुआ जी माही के हाथ से खाना लेकर मिसा को खिलाने लगती हैं। विशाल, और बताओ कैसी हो? माही, ठीक हूँ। तभी रजत और रितु भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वे चारों आपस में गपशप करने लगते हैं। रजत, तुम तो गायब ही हो गए थे। विशाल, क्या करता, मुसीबत ही इतनी आ गई थी। रजत, और बताओ क्या कर रहे हो आजकल? विशाल, पुलिस की वर्दी में देश की सेवा कर रहे हैं। माही अपने ही ख्यालों में खोई सी खड़ी है। विशाल बीच बीच में उसकी ओर देख लेता है। इतने में वेटर कुछ स्नैक्स लेकर आता है। माही और रितु स्नैक्स लेकर खाने लगती हैं।
विशाल माही की प्लेट में से कटलेट उठाकर खाने लगता है। माही आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखती है, परंतु विशाल अनजान बनकर रजत के साथ बातें करने में मसरूफ रहता है। माही को एक एक करके बीते दिनों की याद आने लगती है और उसकी आंखें भर आती हैं, जिसे वह बड़ी ही सफाई से छुपा लेती है। थोड़ी देर में ही संगीत सेरेमनी शुरू हो जाती है। सभी डीजे पर गाने की धुनों में खूब थिरक रहे हैं, लेकिन माही एक तरफ बैठकर उन सबको देख रही है। इतने में कपल डांस शुरू हो जाता है और सब कपल्स नाचने लगते हैं। तभी विशाल माही का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। डांस करते करते ही माही विशाल से कहती है, तुमने मुझसे तो पूछा ही नहीं कि मैं डांस करना चाहती हूँ कि नहीं। विशाल, इसमें पूछने वाली क्या बात है? माही, क्यों, मेरी राय जानना जरूरी नहीं है क्या? विशाल, क्या यार माही, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो गई हो। एक डांस ही तो करना है, इसके लिए भी तुम्हारी परमिशन चाहिए। तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला थोड़े ही लिया जा रहा है यहाँ पर, जो तुमसे पूछूं। चिल यार, चलो अब अपना मूड ठीक करो और गाने के बोल की ओर ध्यान दो। कितना रोमांटिक गाना है। माही विशाल का हाथ छुड़ाकर जाने लगती है, लेकिन विशाल माही को और कस के पकड़ लेता है और स्पॉटलाइट उनके ऊपर होने के कारण माही विशाल के साथ डांस करने लगती है। विशाल मंद मंद मुस्कुरा देता है। डांस करने के बाद माही अपने कमरे में चली जाती है। विशाल ने सब कुछ प्लान कर रखा है। अगले दिन उसकी माताजी भी दिल्ली पहुंच रही हैं। उनके पहुंचने से पहले उसे माही के दिल की बात जाननी है, इसलिए जब माही उसे कहीं दिखाई नहीं देती तो वह ऋचा से पूछता है कि माही कहाँ है। ऋचा, वह अपने कमरे में होगी। जैसे ही विशाल कमरे में अंदर दाखिल होता है, वह देखता है कि माही रो रही है। विशाल माही को आवाज देता है। माही की विशाल की तरफ पीठ है और वह विशाल की आवाज सुनकर भी उसकी ओर नहीं देखती, क्योंकि वह अपना आंसुओं से भरा चेहरा उसको दिखाना नहीं चाहती। लेकिन विशाल उसके ठीक पीछे पहुंच जाता है और उसके दोनों कंधों से पकड़कर उसको अपनी तरफ घुमा लेता है। माही अपनी नजरें नीचे किए हुए है। विशाल, माही मेरी तरफ देखो। माही के मन में द्वंद्व मचा है। वह समझ नहीं पा रही कि वह विशाल का सामना किस तरह से करे। उसे पता है कि अगर उसने विशाल की ओर देखा तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, लेकिन विशाल अब जबकि उसके कमरे में आ गया है तो वह उससे दूर कैसे जाए। माही इन्हीं सब विचारों में खोई है कि तभी उसे विशाल की आवाज़ सुनाई देती है। माही मेरी तरफ देखो। माही विशाल की ओर देखती है। माही की आंखें आंसुओं से भरी हैं। विशाल उसकी ये हालत देख नहीं पाता और उसको बहुत जोर से अपनी बाहों में भींच लेता है। माही उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। जी भरकर रो लेने के बाद माही जब चुप कर जाती है, तब विशाल उसे कहता है कि तुम्हें शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी थी माही? तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? माही ये बात सुनकर विशाल की ओर सवालिया नजरों से देखती है। विशाल आगे कहता है, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। माही, कितने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे इस इंतजार को खत्म करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माही आश्चर्यचकित रह जाती है और बड़ी कठिनाई से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो विशाल? तुम जानते हो मेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? विशाल, क्या नहीं हो सकता? माही, हमारी शादी कैसे हो सकती है? विशाल, क्यों नहीं हो सकती? माही, तुम समझ नहीं रहे। तुम कुंवारे हो और मैं शादीशुदा हूँ। विशाल, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तुम मुझसे शादी कर लो, फिर मैं भी शादीशुदा हो जाऊंगा। माही खींचते हुए, ये मजाक की बात नहीं है विशाल। विशाल, तो मजाक कर कौन रहा है? मैं सीरियसली कह रहा हूँ। माही, नहीं विशाल, ये ठीक नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। अभी विशाल उसे कुछ कहता तभी मिसा कमरे में घुस आती है और विशाल को पापा पापा कहकर उसकी गोद में चढ़ जाती है। विशाल माही को देखकर मुस्कुरा उठता है और माही गुस्से में मिसा को विशाल की गोद से लेने के लिए बढ़ती है, पर मिसा विशाल को कसकर पकड़ लेती है। माही, मिसा, ये क्या बदतमीजी है? ऐसे नहीं कहते। किसने सिखाया है ये आपको? विशाल, मैंने सिखाया है। तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? ये मेरे और मिसा के बीच की बात है। तुम दूर ही रहो, है ना मिसा? मिसा भी विशाल के हाँ में हाँ मिलाती है। माही हैरानी से विशाल को देखने लग जाती है। विशाल माही की परेशानी को भांपते हुए कहता है, विशाल, माही, मैं तुम्हारे साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता। पहले भी तुमने जल्दबाजी में
निर्णय लेकर बहुत गलत किया। अब तुम अच्छी तरह सोच लो। तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना समय ले सकती हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। हाँ, मैं मिसा से मिलने ज़रूर आऊँगा। इसके लिए तुम मुझे मना मत करना। और दूसरी बात, चाहे जितना मर्जी समय ले लो, पर तुम्हारा उत्तर हाँ ही होना चाहिए, कहकर चला जाता है। अगला पूरा दिन विशाल ड्यूटी पर रहता है। माही की नज़रें दिन भर उसको इधर उधर ढूंढ रही हैं, परंतु विशाल नहीं पहुंचता। वह सीधा रात को शादी में अपनी माँ के साथ पहुंचता है। माही ने पीच कलर का लहंगा पहना है और हल्का मेकअप किया है, जो माही की खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहा है। विशाल तो उसे देखता ही रह जाता है। जब माही की नज़र विशाल के साथ कुसुम जी पर पड़ती है, उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह कुसुम जी के पास जाती है और उन्हें नमस्ते करती है। माही, आंटी आप यहाँ विशाल के साथ? कुसुम जी, ये मेरा बेटा है। माही सवालिया नज़रों से विशाल की ओर देख रही है और सोच रही है कि क्या आंटी का मुझे यहाँ पार्क में मिलना इत्तेफाक था या विशाल की कोई योजना। माही की सोच पर विराम लग जाता है जब विशाल कुसुम जी से पूछता है, मम्मी आप इसे जानती हैं? कुसुम जी, माही और उसकी बुआ जी मुझे रोज पार्क में मिलते हैं और हम लोगों की बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। इतने में बुआ जी भी वहाँ आ जाती हैं। कुसुम जी और बुआ जी दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। विशाल माही के थोड़ा और पास जाकर कहता है, मोहतरमा आज तो आप किसी का कत्ल करने का इरादा लेकर आई हैं। माही मुस्कुरा देती है पर कहती कुछ भी नहीं और वहाँ से चली जाती है। विशाल भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है। माही उसे अपने पीछे आता देखकर कहती है, ये क्या कर रहे हो विशाल? जाओ अपने दोस्तों के पास। विशाल, दोस्त के पास ही तो जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त नहीं हो? माही, विशाल तुम तो इतना नहीं बोलते थे, इस तरह की बातें भी नहीं करते थे, तुम्हें क्या हो गया है? विशाल, तुम्हारा रंग चढ़ गया है माही, तुम तो इतना बोलती थी, बातें बहुत करती थी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं बात करती? सच में तुम्हारी बातें सुनने के लिए कान तरस गए हैं, कुछ तो बात करो। माही के चेहरे पर उदासी छा जाती है। विशाल, माही मैं तुम्हें उदास नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम्हारे अंदर पहले वाली माही को ढूंढ रहा हूँ, जो पता नहीं कहाँ खो गई है। उधर वरमाला का समय हो गया है। ऋतु और रजत माही और विशाल को लेकर स्टेज की ओर चले जाते हैं। स्टेज पर वरमाला के समय बहुत ही ज्यादा मस्ती हो रही है। दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को उठा लिया है और ऋचा का वरमाला डालने के लिए हाथ नहीं पहुंच रहा। तभी रजत और विशाल दोनों ऋचा को उठा लेते हैं। ऋचा वरमाला डाल देती है। माही का हंसता हुआ चेहरा देखकर विशाल के चेहरे पर एक सुकून सा छा जाता है। बुआ जी और कुसुम जी के बीच में माही और विशाल के रिश्ते को लेकर बात हो चुकी है और बुआ जी अविनाश जी से भी विशाल के बारे में बात कर चुके हैं। अविनाश जी कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंच जाएंगे। सब शादी में बहुत एंजॉय करते हैं। विदाई के समय सबकी आंखें नम हैं। ऋचा सबसे बारी बारी से मिलती है और विशाल से माही का ध्यान रखने के लिए कहती है। अगले दिन सब लोग हॉल में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं कि तभी अविनाश जी वहां पहुंच जाते हैं। माही सवालिया नज़रों से अविनाश जी की ओर देखती है। जब उसकी विशाल के ऊपर नज़र पड़ती है, वह मुस्कुरा रहा है। माही गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। सब बड़े बैठकर माही और विशाल के रिश्ते पर अपनी मोहर लगा देते हैं, लेकिन अभी माही की हाँ बाकी है। मिसा तो विशाल की गोद से उतरती ही नहीं है। माही से हाँ करवाने का जिम्मा कुसुम जी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके कमरे में जाकर उसके पास बिस्तर पर बैठकर कुसुम जी कहते हैं, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये निर्णय लेना बहुत कठिन है। किसी भी लड़की के लिए ये समय बहुत कठिन होता है, पर तुम ये सोचो कि तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले नहीं बिता सकती। और विशाल तो तुमसे कॉलेज टाइम से ही प्यार करता है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। जब उसे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला तो वह जैसे अंदर से टूट सा गया था, पर फिर उसने खुद को संभाला और अपनी पूरी ताकत उसने अपना भविष्य बनाने में लगा दी। मैं जब भी उसे शादी की बात करती थी तो वह टाल जाता था। फिर उसने मुझे एक दिन कहा कि माही के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। तो क्या हुआ, उसने शादी कर ली है। मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे सकता और आप भी कभी मेरी शादी की बात नहीं करेंगे। कुसुम जी आगे कहती हैं,
मैंने जब तुम्हें वहाँ कोलकाता में देखा था, तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे विशाल की माँ ही हो। परंतु जब मैंने तुम्हें देखा, तुम पहली नज़र में ही मुझे पसंद आ गई थीं। पर मैं इसलिए नहीं कह रही थी, क्योंकि विशाल किसी और से शादी करना ही नहीं चाहता था। अब जब तुम ही विशाल की पहली पसंद हो, तो मुझे तो दोगुनी खुशी हो गई है। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगी, कहकर नीचे चली जाती हैं। तभी विशाल कमरे में आ जाता है। माही, अभी अभी जो आंटी मुझसे कहकर गई हैं, क्या वह सच है? क्या तुम सच में कॉलेज टाइम से ही मुझसे प्यार करते थे? विशाल, हाँ, क्यों तुम्हें कोई शक है क्या? माही, नहीं, पर जब मैं इतनी तकलीफ में थी, इतने दर्द से गुजर रही थी, तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? जो भी मेरे साथ हुआ वह तुम जानते थे, फिर भी तुम मेरी उस तकलीफ में मेरे पास क्यों नहीं आए? विशाल, माही, मैं तुमसे केवल प्यार ही नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारी परवाह भी करता हूँ। उस समय अगर मैं तुमसे आकर अपने प्यार का इजहार करता, तब तुम मुझे गलत समझती। तुम सोचती कि मैं मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। वैसे भी उस समय मैं इतना काबिल नहीं था, मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। सबसे पहले मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे एक दूरी बनाकर रखता था। आज जबकि मुझ में वह काबिलियत है, अब मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द मिटा दूंगा और हर परेशानी में तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? कहकर अपना हाथ माही की ओर बढ़ा देता है। माही कुछ पल उसके चेहरे की ओर देखती है और फिर उसका हाथ थाम लेती है। सब लोग कमरे के बाहर खड़े थे। सब एकदम से तालियां बजाने लगते हैं और माही शर्म से लाल हो जाती है। रजत, लगे हाथ इसकी भी आज के आज ही शादी कर दो। फिर कहीं माही का मूड बदल गया और उसने विचार बदल दिया तो हमारा विशाल तो मुंह देखता ही रह जाएगा। सब हंसने लगते हैं। अविनाश जी को किसी का फोन आता है और वे बाहर चले जाते हैं और बाकी सब भी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। माही और विशाल वहाँ अकेले रह जाते हैं। माही, अगर मैं अब भी तुमसे शादी के लिए मना कर देती तो? विशाल उसे गोद में उठाकर कहता है, ऐसे उठाकर तुम्हें मंडप में ले जाता। दोनों हंसने लगते हैं। तभी मिसा कहती है, बाकी सब चले गए पर मैं तो यहीं पर हूँ। वे दोनों झेप जाते हैं। विशाल माही को गोद से उतार देता है और मिसा को अपनी गोद में उठा लेता है। नीचे पंडित जी को बुला लिया गया है और वे अगले दिन ही शादी का मुहूर्त निकाल देते हैं। बुआ जी, शादी की तैयारियों के लिए बस सिर्फ एक दिन। पंडित जी कोई और मुहूर्त निकालिए। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। कुसुम जी, तो क्या हुआ? एक ही दिन काफी है। जो जरूरी सामान है सब मिलजुल कर खरीद लेंगे, बाकी बाद में धीरे धीरे आता रहेगा। मैं अब और देर नहीं करना चाहती। पहले ही मैंने अपने बेटे की शादी के लिए बहुत इंतजार किया है। अविनाश जी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सब तैयारियों में व्यस्त हो जाते हैं। एक दिन का समय होता ही कितना है, पलक झपकते ही बीत जाता है। शादी वाली रात माही लाल रंग के जोड़े में दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बुआ जी उसे नजर का काला टीका लगा देते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं कि भगवान अब इसकी झोली खुशियों से भर दे, अब इसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर ना लगे। तभी अविनाश जी को किसी का फोन आता है और वो बाहर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, जिसे देखकर अविनाश जी कहते हैं, यहाँ पर क्यों आए? अभी इतनी क्या जरूरी बात थी? तुम कल भी मुझसे बात कर सकते थे। वह व्यक्ति, मुझे लगा आप इतने समय से जिसको ढूंढ रहे हैं उसकी खबर मुझे जल्दी पहुंचा देनी चाहिए, इसलिए मैं अभी इस समय आ गया। रवि वर्मा का पता चल गया है। अविनाश जी ने इस व्यक्ति को रवि वर्मा का पता लगाने के लिए पैसे दिए थे और ये बहुत समय से उनके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे अभी सफलता मिली है। अविनाश जी, कहाँ है वह व्यक्ति? वह व्यक्ति रवि वर्मा बहुत बुरी अवस्था में लखनऊ के एक हॉस्पिटल में दाखिल है। जब मैं उससे मिला तो वह आपका ही नाम ले रहा था और बार बार नर्स से कह रहा था कि मुझे अविनाश वर्मा से मिला दो। मैं मरने से पहले एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। अविनाश जी, ठीक है, हम कल सुबह निकलते हैं। सुबह 10 बजे मुझे यहाँ पर मिलना। माही और विशाल की शादी बहुत अच्छे से निपट जाती है। माही बहुत खुश दिखाई दे रही है। विदाई हो जाने के बाद सब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से किसी ने भी ढंग से आराम नहीं किया है। सब सो जाते हैं। अविनाश जी 10 बजे टैक्सी करके लखनऊ की ओर निकल जाते हैं। वहां जाकर जब वे रवि वर्मा से मिलते हैं तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही।
तभी वे अपने तकिए की ओर इशारा करते हैं। नर्स तकिए के नीचे से एक खत निकालकर अविनाश जी को देती है। अविनाश जी खत पढ़ते हैं। ये खत रवि वर्मा ने अविनाश जी को लिखा है, लेकिन पता न होने के कारण पोस्ट नहीं किया। खत में लिखा है कि मेहुल जिंदा है और उसने अपने मरने का ड्रामा खुद ही रचा था, जिसमें उसने हम लोगों को शामिल नहीं किया। पहले तो मेहुल ने माही की सुंदरता को देखकर उससे शादी कर ली, लेकिन शादी के 1.5 महीने बाद काम के सिलसिले में उसकी मुलाकात सानिया से हुई। सानिया बहुत पैसे वाली अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी और उस सारे पैसे की इकलौती वारिस थी, जिसने मेहुल को पैसों का लालच देकर अपने रूप जाल में फंसा लिया, क्योंकि वह मेहुल को पसंद करने लगी थी। हमारा बिजनेस पहले से ही घाटे में चल रहा था। मेहुल भी उसकी बातों में आ गया और उन दोनों ने ये ड्रामा किया। हम लोगों के पास कोई काम ना होने के कारण और पैसे भी ना होने के कारण हमने वह मकान छोड़ दिया। कुछ समय तक हम कभी इधर कभी उधर भटकते रहे। मेहुल की हम पर पूरी नज़र थी। जब उसे पता चला कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, तब उसने हमें अपने पास बुला लिया, लेकिन वहाँ रहकर भी हम आज़ाद नहीं थे। वहाँ पर उसने हमें नज़रबंद कर रखा था। किसी से बात नहीं कर सकते थे, कहीं आ जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसे डर था कि उसके इस गलत काम का मैं कहीं पुलिस को खुलासा ना कर दूं या किसी और को ना बता दूं। घर में रह रहकर हम दोनों बीमार रहने लगे। मेहुल की माँ के मरने के बाद मेरी स्थिति और ज़्यादा बदतर हो गई। तुम यकीन मानो, इस धोखे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, नहीं तो मैं माही बिटिया के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देता। तुम ये सोच रहे हो कि मैंने ये खत पुलिस को क्यों नहीं दिया? क्या करूं? एक बाप भी तो हूं। बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। खत पढ़ने के बाद अविनाश जी की आंखों से आंसू भर आते हैं। वे रवि वर्मा की ओर देखते हैं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे हैं, जैसे अविनाश जी से माफ़ी मांग रहे हों। इससे पहले कि अविनाश जी कुछ कहते, रवि वर्मा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। नर्स जो कि पास ही खड़ी है, वह उनके ऊपर चादर डाल देती है। अविनाश जी, इनसे कोई मिलने आता था? किसी का पता वगैरह लिखा हो यहाँ? नर्स, कोई मिलने नहीं आया और ना ही किसी का यहाँ पर पता लिखा है। अविनाश जी, इनके इलाज का खर्चा कौन देता था? नर्स, जब कोई इनको यहाँ पर छोड़कर गया था तो इनके थैले में कुछ पैसे थे जो कि हॉस्पिटल में जमा करवा दिए गए थे और उन्हीं पैसों से इनका इलाज चल रहा था। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। अविनाश जी सारी औपचारिकताएं पूरी करके रवि वर्मा की डेड बॉडी ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अविनाश जी वहां से चले आते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो माही और विशाल उनका इंतजार कर रहे हैं। माही पापा को देखकर बहुत खुश होकर उनके गले से लिपट जाती है। माही, पापा आप कहाँ चले गए थे? हम कितने समय से आपका इंतजार कर रहे थे। अविनाश जी, मुझे कुछ काम था इसलिए मैं शहर से बाहर गया था। माही बहुत खुश होकर उनके साथ बातें कर रही है। वे माही को खुश देखकर एक सुकून का अनुभव करते हैं और मेहुल के बारे में जो भी बातें उन्हें पता चलती हैं, वे अपने भीतर ही दबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि माही की जिंदगी में बहुत मुश्किल से जो खुशियां आई हैं, उसे अब खराब नहीं करना चाहिए। मेहुल जब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है, तो माही को भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है। माही से ज़्यादा मिसा खुश है। उसे प्यार करने वाले पापा मिल गए और माही को उसका प्यार मिल गया। अविनाश जी, माही, विशाल और मिसा को प्रसन्न चित्त होकर अपने घर जाते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।